वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। जीटा लाइव चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आज आपकी जो क्लास है ये टेक्निकल हेल्पर के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनसे रिगार्डिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपने बारे में आज बताना चाहूँगा। पहली बार इस चैनल के ऊपर मैं अपनी आइडेंटिटी बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल कुमार। देखिए, मेरे को टीचिंग का 7 साल का अनुभव है। डिफरेंट गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने पढ़ाया है। इससे पहले गेट का एग्जाम मैंने क्वालिफाई किया है 2013 में। जो अपना JVNL है, इसका GN का एग्जाम मैंने क्वालिफाई किया है 2018 में। और अभी जो जस्ट रिसेंटली आपका एग्जाम हुआ था RRB JE का, वो भी मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। इसके बाद में मैं बात करता हूँ अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में। क्वालिफिकेशन के बारे में आप लोग देखेंगे तो यहाँ से आप लोगों को मैं बताता हूँ। मैंने एमटेक किया हुआ है पावर सिस्टम में। आप लोग देखेंगे एमटेक मेरा पावर सिस्टम अपेक्स इंजीनियरिंग कॉलेज जयपुर से, जो कि RTU के अंडर में आता है, यहाँ से मैंने कंप्लीट किया है। इससे पहले मैंने बीटेक किया, मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दिल्ली से मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया है। उससे पहले मैंने पॉलिटेक्निक की हुई है। आप लोग जानते होंगे पॉलिटेक्निक जो एक डिप्लोमा होता है आपका, जो कंप्यूटर साइंस से मैंने विद्या भवन पॉलिटेक्निक कॉलेज उदयपुर से किया हुआ है। ठीक है। और इससे पहले आप लोग देख रहे होंगे ये यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन लिखा हुआ है, शायद ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये भी बताता हूँ, ITI मैंने इलेक्ट्रीशियन में किया है NCVT से। तो फ्रेंड्स, ये मेरी अपने बारे में कुछ डिटेल्स हुई, क्योंकि लोगों को लगता है क्वालिटी कंटेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, पिछले 7 साल से मैं डिफरेंट कॉलेज में पढ़ा रहा हूं, तो आपको क्वालिटी कंटेंट के बारे में सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब अपन चलते हैं। जैसा कि आप लोगों को ध्यान होगा, कल की जो क्लास में अपन लोगों ने एक पेपर कर लिया था। जो कल मैंने आपको पेपर कराया था वो 24 अगस्त 2018 का जो पेपर है। अगर वो पेपर भी आप लोग देखना चाहते हैं तो ऊपर आपको आई लिंक का एक बटन आ गया होगा, उसके ऊपर आप लोग क्लिक करके कल का जो पेपर है वो भी देख सकते हैं। आज अपन जो पेपर हल करने वाले वो है JVNL, आपके जो टेक्निकल हेल्पर का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर, जो कि 24 अगस्त को एग्जाम आपका हुआ था 2018 में। इसके जो क्वेश्चन है वो अपन वन बाय वन यहाँ पे देखने वाले हैं, इस पेपर के कंप्लीट टेक्निकल क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, लोह निकल लोह सेल में इलेक्ट्रोलाइटिक के रूप में उपयोग किए जाने वाले निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन पढ़ने से आपको समझ आया होगा। जो बैटरी अपनी होती हैं, उस बैटरी में अपन क्या भरते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल भरते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे बैटरी भी अलग अलग टाइप की होती है। कोई सीचा संचायक सेल होता है, तो यहाँ पे लोहा निकल सेल के बारे में पूछा गया है। तो जो लोहा निकल सेल होता है उसमें अपन भरते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, 2SWG का तार जिसके व्यास के बराबर होता है। ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे SWG की फुल फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड वायर गेज। देखिए, आप लोगों ने लैब वगैरह में देखा होगा, इस तरह का एक राउंड शेप का सर्कल सा आता है, डिस्क आती है, उसमें यहाँ पे अलग अलग साइज के खांचे बने होते हैं, जिसमें अपन किसी भी वायर को डाल के अपन चेक करते हैं कि उसका व्यास कितना है। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से पूछा गया है कि आपका जो 2 नंबर का होगा SWG, उसका व्यास क्या होगा। तो उसका राइट आंसर है यहाँ पर 7.01 mm। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि SWG तार का क्या नापता है। तो आप लोग बताएंगे व्यास नापता है, यानी कि डायमीटर नापता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन में यहाँ पे रेडियस भी दे सकता था। तो आप लोग इस बात को याद रखें, SWG से अपन व्यास नापते हैं, और जो 2SWG वाला खांचा होगा वो 7.01 mm को बताता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, अंतरराष्ट्रीय ओम जो प्रतिरोध की इकाई है। ठीक है। आप लोग जानते हैं इस बात को कि ओम की इकाई क्या है, सॉरी प्रतिरोध है, वो ओम में मेजर करते हैं। अब है कि उसको परिभाषित कैसे किया गया है। तो यानी कि उसका स्टैंडर्ड है वो किस रूप में परिभाषित किया गया है। तो उसको परिभाषित किया गया है पारे के स्तंभ में। ठीक है। पारे के स्तंभ के रूप में उसका स्टैंडर्ड लिया जाता है। और पारे का यहाँ पे फॉर्मूला फ्रेंड्स आपको बता देता हूँ, कई एग्जाम में पूछा गया है। पारे का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Hg। क्लियर है, बड़ा H और उसके नीचे G। तो आप लोगों से ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पारे का चिन्ह क्या है। तो पारे का जो पीरियोडिक टेबल है उसमें चिन्ह है Hg। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे,
निम्न में क्या ओम के नियम का पालन नहीं करता? तो देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा जो ओम का नियम है वो उन चीजों पे लागू होता है जब अपन किसी भी एलिमेंट का v का और i का जब अपन ग्राफ प्लॉट करें यहाँ पे, तो उसका ग्राफ है जो एक स्ट्रेट लाइन यानी एक सीधी रेखा आनी चाहिए, वहां पर ओम का नियम लागू होता है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर अर्धचालक पदार्थ यानी कि जब आप सेमीकंडक्टर डायोड वगैरह लेंगे उसका भी सीधा ग्राफ नहीं आता, ट्रांजिस्टर का भी सीधा ग्राफ नहीं आता, वैक्यूम ट्यूब का भी सीधा ग्राफ नहीं आता, थर्मिस्टर का भी नहीं आता। तो राइट आंसर है यहाँ पर इन सभी के ऊपर लागू नहीं होगा। तो लागू किस पे होता है? तो आप लोग लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, ओम का नियम है ये प्रतिरोध के ऊपर लागू होता है। प्रतिरोध यानी कि आर, जब आप किसी मेटल का आर लेंगे उसके ऊपर ये लागू होता है और इन सारी चीजों के ऊपर लागू नहीं होता। आप लोग इसको लिख सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर, अपने की पॉइंट्स बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पर, ताप दीप्त दीप का फिलामेंट किसका बना होता है? ठीक है, ताप दीप्त का मतलब क्या हुआ? अपने जो ट्यूब वगैरह होती हैं, अपने जो बल्ब वगैरह होते हैं, अपने जो लैंप होते हैं, उनका फिलामेंट किसका बना होता है? तो ये क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है, बच्चे बच्चे को याद है, टंगस्टन का बना होता है। तो जो फिलामेंट है अपना टंगस्टन धातु का बना होगा। फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैंने कई एग्जामों के पेपर में देखा है, आप लोग टंगस्टन का जो सिंबल है क्या आपको पता है? अगर पता है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखें। बाकी आने वाले वीडियो में आपको टंगस्टन का सिंबल भी बताऊंगा, क्योंकि मैंने ये प्रीवियस ईयर के बहुत सारे एग्जामों में देखा है। टंगस्टन का आपसे क्या पूछा जाता है? सिंबल पूछा जाता है। बाकी का सिंबल मैं आपको बता देता हूँ। एल्यूमिनियम का होगा Al, ठीक है। तांबा का होता है कॉपर, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं Cu से। लोहा का जो सिंबल होता है ये होता है फेरस, तो इसको Fe से रिप्रेजेंट करते हैं। रजत फ्रेंड्स इसको चांदी कहते हैं अपन लोग, रजत होगा, इसका होता है सिल्वर, ठीक है। तो इसको अपन सिल्वर का आप लोग देख के मेरे को कमेंट करें सिल्वर का क्या होता है। मैं सोने का बता देता हूँ, सोने का होता है ओरम, तो इसके Au से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये आपके सिंबल मैंने आपको बता दिया। आप लोग टंगस्टन का और जो रजत है चांदी का, मेरे को दोनों का आप लोग करेंगे, क्योंकि मैं फिर से बताता हूँ कि टंगस्टन का और रजत का है जो इनके नाम से रिलेटेड नहीं है, नाम से हटके है इनका, इसलिए ये आपसे बार बार आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है। चांदी का आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? Ag आ जाएगा। क्लियर है? चांदी का यहाँ पे Ag है और जो सोना है उसका Au है। तो आप लोग टंगस्टन का आप मेरे को बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइट की बैटरी की चार्जिंग की अवस्था क्या प्रदर्शित करता है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा जो इलेक्ट्रोलाइटिक है उसकी डेंसिटी बदल जाती है जब वो बैटरी को अपन चार्ज और डिस्चार्ज करते हैं, तो इसको कहेंगे विशिष्ट गुरुत्व, यानी कि जो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इंग्लिश में कहते हैं इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, वो क्या हो जाती है? यहाँ से चेंज होती है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जब अपनी शीशा संचायक बैटरी फुल चार्ज होती है तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.24 के अप्रोक्सीमेट होती है, और जब ये डिस्चार्ज होती है तो ये 1.16 से लेके 1.18 तक इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। ये बात मैंने कल के वीडियो में भी फ्रेंड्स आपको बताई थी, अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा कि बैटरी चार्जिंग की अवस्था में उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, तो इसका विशिष्ट गुरुत्व के हिसाब से अपन बैटरी को चार्जिंग और डिस्चार्जिंग बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन, 6 बैंड रजिस्टर रंग का कोड में निम्नलिखित में से कौन सा बैंड ताप गुणांक को प्रदर्शित करता है? तो देखिए फ्रेंड्स, कल भी इसके ऊपर क्वेश्चन था रेजिस्टेंस के बैंड के ऊपर, आज यहाँ पे उसकी वैल्यू ना पूछकर छठे बैंड का पूछा है। तो जो इसमें 6 बैंड का अगर कोई रेजिस्टेंस होता है तो उसमें जो ताप गुणांक रिप्रेजेंट करेगा वो उसका यहाँ पर मैं बताऊं छठा जो आपका होगा, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट है। जो छठा बैंड है वो ताप गुणांक को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, एक गैल्वेनोमीटर को एक एमीटर में कैसे रूपांतरित किया जाता है? जो गैल्वेनोमीटर होता है, अगर आपको उसका एक एमीटर यानी कि करंट नापने के लिए उसको उपयोग में लेना है तो आप लोग क्या करेंगे? उसके समांतर में एक प्रतिरोध तार जोड़ देंगे। आप लोग इसको लिख लें। आपको फिर से बता देता हूं, एमीटर के लिए तो आप लोग ये करेंगे, और जब आपको इसको वोल्टमीटर में करना हो तो फिर आप क्या करेंगे? उसके श्रेणी में प्रतिरोध का तार जोड़ देंगे। तो ये आएगा आपका वोल्टमीटर के लिए, और ये है आपका एमीटर के लिए। जब भी आपसे गैल्वेनोमीटर से अगर एमीटर में कन्वर्ट करवाए तो आप लोग ये बात याद रखें, जब भी आपको गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करवाए तो आप लोग ये लाइन परीक्षा में कर आए।
अब रीजन तो ये भी सब भी है कि इसको क्यों जोड़ते हैं, बट मैं यहाँ पे आपको पेपर हल कराने वाला हूँ, इसलिए मैं डिटेल में किसी भी क्वेश्चन के नहीं जाऊंगा, बस उसके आसपास के आपको क्वेश्चन यहाँ पे करवाऊंगा। इसी तरह से कल की तारीख में यानी कि प्रीवियस डेट पे भी मैंने एक पेपर करवाया है, आप उसका भी वीडियो जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में मैं टेक्निकल हेल्पर के नाम से प्लेलिस्ट बना दूंगा इस चैनल के ऊपर, और इस चैनल पर इसी तरह से मैं आपको 1 बाय 1 करके, मेरे पास 24 यानी कि 24 पेपर अवेलेबल हैं, उन 24 पेपरों को मैं इसी तरह से हल करवाने वाला हूं। इन पेपरों को आप लोग अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको आइडिया लग सकेगा कि आने वाले आपके टेक्निकल हेल्पर के पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, और आप उन क्वेश्चनों के आसपास की चीजों को अच्छे से क्लियर कर ले। यहाँ पे जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप लोग अपनी कॉपी वगैरह में जो की पॉइंट्स आपको बताता हूँ उनको आप लोग लिख लें। परीक्षा से पहले आप इनको बार बार रिविजन करके जाएं, जिससे कि परीक्षा में आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे मैं आपको सामने अब क्लियर कर रहा हूँ 9th नंबर क्वेश्चन। भू संयोजन तार का या भूमिगत तार का आकार किस पर आधारित होता है? तो देखिए यहां से आपसे इसने क्वेश्चन पूछा है भू संयोजित तार, यानी कि भू संयोजित या भूमिगत तार, यानी कि जो अर्थ वायर होता है आपका, उसका जो आप लोग डायमीटर लेंगे या उसका जो रेडियस आप लोग मेजर करते हैं, यानी कि कितना मोटा तार आपको इसमें लगाना है, वो किस चीज पे निर्भर करता है? तो ये आपका निर्भर करेगा मृदा के प्रतिरोध के ऊपर। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ये भी सही है, और यहाँ पे मैं कहूंगा ये करंट के मान के ऊपर भी, तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। मैंने ये ऑप्शन यहाँ पे देखा नहीं। देखिए भूमिगत तार के माध्यम में प्रवाहित होने वाले दोष की धारा पर, यानी कि आप लोग इसमें आई कितना फ्लो करवाना चाहते हैं, करंट, और दूसरी बात ये जो जमीन है आपकी इसका प्रतिरोध कितना है, यानी कि इसका मान आई और आर दोनों पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, और किसी भी फ्रेंड क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में उसका क्वेश्चन नंबर लिखिए, मैं उस क्वेश्चन को वापस रिव्यू करूंगा और अगले जो वीडियो में आपको उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोरेज बैटरी की ट्रिकलिंग चार्जिंग से कैसे सहायता होती है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। उचित इलेक्ट्रोलाइटिक बनाए रखने में, बिल्कुल नहीं है, इलेक्ट्रोलाइटिक बनाने रखने में ट्रिकलिंग चार्जिंग का कोई उपयोग नहीं है। इसकी उत्क्रमणीय क्षमता बढ़ाने में, हाँ देखते हैं इसको, सल्फेशन रोकने में, इसे ताजा और पूर्ण चार्ज बनाए रखने में, और डिस्चार्ज करने में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आपकी बैटरी जब भी बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाती है तो आप उसको किससे चार्ज करते हैं? ट्रिकल चार्जर से चार्ज करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी बैटरी क्या हो जाएगी? ताजा और पूर्ण चार्ज हो जाएगी, अगर आप इसको क्या करेंगे, ट्रिकल चार्जर से चार्ज करेंगे तो। ट्रिकल चार्ज क्या होता है? ये जैसे कि आप लोग अपने मोबाइल में एक बैटरी में चार्जर लगाते हैं, तो यहाँ से क्या होता है, आपका जो चार्जर होता है एक फिक्स कांस्टेंट वोल्टेज और कांस्टेंट करंट की वैल्यू आपके फोन को देता है, ठीक है। और जो ट्रिकल चार्जर होता है वो क्या करता है, अलग अलग वोल्टेज और अलग अलग करंट की जो वैल्यू होती है वो आपको प्रोवाइड करवाता है बैटरी चार्ज करने के लिए। तो उसको यहाँ पे कहेंगे ट्रिकल चार्जिंग। ये अपना सिंपल चार्जर होता है जो मोबाइल वाला होता है। तो ट्रिकल चार्जिंग की क्या यूज है? इस बैटरी को ताजा और पूर्ण बनाए रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। लेड एसिड बैटरी में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? तो काफी इजी क्वेश्चन है। अपनी जितनी भी बैटरियां या सेल होते हैं वो ऊर्जा को रासायनिक रूप में सुरक्षित रखते हैं, रासायनिक रूप में संचित करते हैं, अपने अंदर संग्रहित करते हैं, यानी कि स्टोरेज करके वो कैसे रखते हैं? केमिकल फॉर्म में। रासायनिक को इंग्लिश में कहेंगे केमिकल। क्लियर है? अब अपन क्वेश्चन करते हैं यहाँ से नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए सिंबल के क्वेश्चन हैं, हर पेपर में दो दो सिंबल पूछे गए हैं, ठीक है। कल वाले में भी 2-3 सिंबल पूछे थे, आज वाले में भी 2-3 सिंबल यहाँ से पूछे गए हैं। तो आप लोग देखिए इस सिंबल को और बताएं कि सिंबल किस चीज का है। तो ये सिंबल यहाँ से होने वाला है जीनोन का। आप लोग यहाँ से ऑप्शन नंबर देखेंगे ई, यहाँ पे राइट आंसर है। जीनोन फ्लैश लैंप का क्या है? ये आपका सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी प्रतिरोध के 3 रंग बैंड पीला, बैंगनी और ब्राउन है तो इसका प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो आप लोग देखेंगे, यानी कि फर्स्ट डिजिट को आप लोग क्या लिखते हैं? सिंपल फर्स्ट डिजिट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? सेकंड डिजिट। कल भी मैंने आपको बताया गुणा 10 की पावर में तीसरा डिजिट लिखते हैं, ठीक है। पीला, पीला रंग दिया है तो पीला रंग अपना 4 नंबर पे आता है, आप लोग टेबल में देखेंगे तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। बैंगनी, बैंगनी आप लोग देखेंगे कल भी बैंगनी के ऊपर क्वेश्चन था, बैंगनी 7 नंबर पे आता है। इसके बाद में ब्राउन है आपका, ब्राउन है जो 1 नंबर पे आता है, बी रोय, आप लोगों को पता होगा ब्लैक ब्राउन, ठीक है। ब्लैक का तो होता है 0 और जो सेकंड बी होता है इसका होता है 1 ब्राउन का। तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पे
10 की पावर 1। जब आप इसको हल करेंगे तो 10 की पावर 1 क्या होता है, 10 होता है। तो 47 को 10 से गुना करेंगे तो आंसर आएगा इसका 470 ओम। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। तो फ्रेंड्स, कल वाले क्वेश्चन में आपने देखा बीबी रॉय वाली जो आपकी टेबल है उसे एक क्वेश्चन दिया हुआ था, आज वाले में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जो ऐसे क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं उसको आज ही आप लोग याद करें, और जब मैं कल आपको पेपर हल कराऊं उसमें आप लोग वीडियो रोक करके स्वयं इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करें, फिर देखें आपसे आंसर सही बनता है कि नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 50 कूलम आवेश 5 सेकंड की अवधि तक संवाहक में प्रभावित होने पर धारा का मान क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग यहां से देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक तो सी आवेश है यहाँ पर, ठीक है, कूलम में आवेश को नापते हैं तो क्यू दिया हुआ है, एक आपको यहाँ पे टी टाइम दिया हुआ है टी में, और यहाँ पे बात करी गई है आई आपसे पूछा गया है। तो आपको इन तीनों क्वांटिटी में एक रिलेशन होता है, आप लोग देखते हैं आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, यानी कि जो करंट का मान होता है वो आपका जो आवेश में परिवर्तन की दर को कहते हैं। तो आप लोग यहां से इन तीनों की वैल्यू देखते हैं आप लोग पुट करके, तो आप लोग कहेंगे सर क्यू क्यू अपने को कितना दिया हुआ है, 50 कूलम दिया हुआ है। आई आपको कितना दिया हुआ है, 5 सेकंड दिया हुआ है। तो जब 50 में आप लोग डिवाइड करेंगे तो आई का मान कितना आएगा, 10 एम्पियर। तो राइट आंसर आप लोग देख रहे होंगे ऑप्शन बी में आपको दिखाई दे रहा है 10 एम्पियर। तो आप लोग इस तरह से बेसिक जितने भी फॉर्मूले हैं आप लोग उनको याद कर लें और फिर आप लोग इसको अप्लाई करें। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो आपका आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, यानी कि जो आवेश में प्रवाह है उसकी दर को क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो ये फॉर्मूला आपके यहाँ पे काम आने वाला है। तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, खालिस्तान चालकता का व्युत्क्रम है, यानी कि चालकता जो है वो आपकी किसकी उल्टी होती है। तो चालकता आपकी प्रतिरोधकता की उल्टी होती है। प्रतिरोधकता होती है जो करंट को, जो आपकी धारा है विद्युत उसको रोकने से रोकती है, और चालकता उसको आगे प्रभावित करती है। तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टी हैं। तो आप लोग यहां से लिख सकते हैं प्रतिरोधकता किसके समानुपाती होती है, 1/चालकता की। ठीक है, प्रतिरोधकता मतलब रोकना और चालकता मतलब किसी चीज को जाने देना। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप लोग याद कर लें, ये एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम का मतलब ही क्या होता है, उल्टा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। 30 ओम, 20 ओम और 80 ओम के प्रतिरोध को डेल्टा में संयोजित होने पर समान स्टार कनेक्शन का मान याद कीजिए। आप लोग देखते हैं डेल्टा में इस तरह से कनेक्ट करते हैं, स्टार की वैल्यू इस तरह से। तो यहाँ पे आप लोग जब इसको कन्वर्जन करेंगे फॉर्मूले से तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ये आपका इजी एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डेल्टा टू स्टार का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बैटन वायरिंग के दौरान केबलों को स्थान पर दृढ़ता से क्लिपिंग करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोग देखेंगे जो बैटन वायरिंग होगी उसमें आप लोग जो दीवार के ऊपर की जो आपकी वायर है, केबल है, उनको एक जगह बांधने के लिए किसका उपयोग करेंगे, तो आप लोग लिंक केबल का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सागौन की लकड़ी पर टीआरएस केबल डालने के लिए खालिस्तान वायरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आप लोगों ने पुराने घरों में देखा होगा लकड़ी की जो फट्टियां होती थी उसके ऊपर क्या करते थे, इलेक्ट्रिक वायर लगाते थे वायरिंग करने के लिए। तो यहाँ से आपको बताया कि उस वायरिंग को कौन सी वायरिंग कहेंगे, तो उस वायरिंग को कहते हैं बैटन वायरिंग। जो लकड़ी की फट्टियों के ऊपर आपकी वायरिंग करी जाती है उसे कहेंगे बैटन वायरिंग। तो आप लोग लिख लें, बस एक की पॉइंट है, लकड़ी की केबल के लकड़ी के ऊपर जो वायरिंग, बैटन वायरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, घरेलू उद्देश्यों के लिए निम्न में से किस वायरिंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग देखेंगे आपके घरों में कौन सी वायरिंग प्रयोग में लेते हैं, तो आप लोग कहेंगे सर घरों में अपन इंटरनल वायरिंग प्रयोग में लेते हैं। जब मकान बनाते हैं उस टाइम पर वहां पर आप लोग जो छोटे छोटे पाइप है वो डाल देते हैं और बाद में उसमें वायर डालते हैं। तो इस टाइप की वायरिंग का नाम है कंट्यूट वायरिंग। तो आप लोग कहेंगे इसको कंट्यूट वाइंडिंग वायरिंग करते हैं अपन घरों में। क्लियर है।
तो आप लोगों को ये भी पूछा जा सकता कि मकान बनाते समय कौन सी वायरिंग के लिए पाइप डाल दिए जाते हैं, तो उसका आंसर भी आप क्या लगा के आएंगे, कंड्यूट वायरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, बीजेटी का आधार। ठीक है, देखिए आप लोगों को इसको डायग्राम से बता देता हूं आपको। ये क्या है आपका बीजेटी, आप लोग समझ गए होंगे, बाइपोलर जंक्शन इसकी फुल फॉर्म होती है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे आप लोग इसको क्या कहेंगे, इमीटर कहते हैं। बीच में क्या होता है, यहाँ पर बेस होता है, और थर्ड नंबर पे क्या होता है, कलेक्टर होता है। तो जो डोपिंग होती है, सर्वाधिक तो डोपिंग इसकी होने वाली है। सर्वाधिक डोपिंग किसकी होती है, आपके ई की, आप लोग कह देंगे यहाँ पर सर्वाधिक। फिर नंबर 2 में कम इसकी होती है, कलेक्टर की, और तीसरे नंबर पे सबसे कम होती है बेस की। तो आप लोग क्या कहेंगे, तो बीजेटी में जो आधार है, आधार को ही आप लोग बेस कहते हैं, इसको हिंदी में आधार, इसको कहते हैं ई को उत्सर्जक, और कलेक्टर को कहते हैं संग्राहक। तो आप लोग कहेंगे सबसे कम जो है आपकी वो डोपिंग है आधार की, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। आधार की डोपिंग है वो सबसे हल्की होती है। क्लियर है, ये डायग्राम आप लोग बना ले। यहाँ पे आप लोग ई लिखें, ई को हिंदी में कहते हैं उत्सर्जक, बी को कहते हैं आधार, इंग्लिश में इसको कहते हैं बेस, सी को कहते हैं कलेक्टर, और हिंदी में कहते हैं इसको संग्राहक। और सबसे ज्यादा डोपिंग आपसे पूछे तो आप लोग बताएंगे ई की, सबसे कम आप लोगों से डोपिंग पूछे तो आप लोग बताएंगे बी की, और बीच की आपसे डोपिंग पूछे तो वो बताएंगे आप लोग सी की। अब है क्वेश्चन नंबर 21, पूर्ण तरंग सेतु संशोधक में, ये कल भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर होगा। कल आपसे हाफ वेव का क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड्स, आप लोग देखेंगे वीडियो में। आज आपसे फुल वेव का, और वहां पर मैंने आपको फुल वेव का भी बता दिया था कि फुल वेव का जो आपका जो रेक्टिफायर बनता है आपका, वो दो तरीके से बनता है। तो यहाँ पे आपसे सेतु का पूछा था, यानी सेतु को इंग्लिश में कहते हैं ब्रिज, और ब्रिज में लगेंगे आपके 4 डायोड। अगर यहीं पर आपसे सेंट्रल टेप पूछ लेता, तो मैंने कल भी बताया था सेंट्रल टेप में डायोड लगते 2। तो यहाँ पे राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 डायोड होते हैं। देखिए पूर्ण तरंग है वो दो तरह से बनता है, एक तो ब्रिज के रूप में बना सकते हैं, और एक आप इसको सेंट्रल टेप, ब्रिज वाले में 4 लगेंगे, सेंट्रल टेप वाले में 2 लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, सिलिकॉन डायोड के लिए अगर बायसित वोल्टेज का मान कितना होता है। तो कल वहां पे जर्मेनियम का पूछा था, आज सिलिकॉन का पूछा है। सिलिकॉन का 0.7, और कल जब मैंने आपको जर्मेनियम का बताया था तो वहां पे मैंने इसका आंसर बताया था आपको पहले से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप लोग, 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए। तेईस नंबर क्वेश्चन आपका फिर से यहाँ पे सिंबल का है। आप लोगों ने देख लिया होगा, आपसे यहाँ पे सिंबल के बारे में बात की गई है। सिंबल को थोड़ा सा देखे तो आप लोग समझ गए होंगे, डायोड से संबंधित तो है ये, पर आप लोग देखेंगे एग्जामिनर भी इतना अच्छा क्वेश्चन बनाता है कि सारे ऑप्शन ही लगभग उसने किसके दिए हैं, डायोड के। अब आपको डायोड में भी पता होना चाहिए इन सब डायोड के सिंबल। तो आप लोग देखेंगे ये किसका सिंबल है, टनल डायोड का सिंबल है। आप लोगों को वेक्टर डायोड का सिंबल मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे सारी डायोड का सिंबल मैं आपको बता देता हूँ, जिससे कि आप लोग याद रहे कल आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो। ये है आपका वेक्टर डायोड का। जिनर डायोड का सिंबल आप लोगों को याद होना चाहिए, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका जिनर डायोड का सिंबल होता है, ठीक है। टनल डायोड का आपको ऊपर पूछ दिया हुआ ही है, आप लोग समझ गए होंगे। टनल डायोड में आप लोग इस तरह से ये दोनों साइड में, क्लियर है। इसके बाद में एक आपका स्कॉची डायोड है, इसका सिंबल भी आप लोग देख लें, और गन डायोड है, इसका सिंबल भी आप लोग देख लें, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप लोग इनका याद रखें, बहुत अच्छी बात है जो मैंने आपको ऊपर बता दी है। नेक्स्ट आपका डबल एनर्जी ट्रांजिएंट में किस में होता है। तो जो डबल एनर्जी ट्रांजिएंट होता है वो आपका होता है आरएलसी सर्किट में। देखिए डबल एनर्जी, यहाँ पे डबल एनर्जी यानी कि एनर्जी स्टोर करने वाले 2 एलिमेंट चाहिए। तो जो एनर्जी स्टोर करने वाले आपके जो एलिमेंट होंगे वो एल होता है और आपका सी होता है।
तो 2 आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। आर कभी भी एनर्जी को स्टोर नहीं करता, आप लोग इस बात को लिख लें अपने कॉपी के अंदर। आर एनर्जी यानी कि ऊर्जा को संचित नहीं करता, ये इसको ऊष्मा के रूप में खराब कर देता है। ठीक है, तो एल और सी जिसमें लगा होगा वो आंसर होगा डबल एनर्जी ट्रांजिएंट का। तो यहाँ पे एल और सी इसमें आंसर में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, थायरिस्टर में की कितनी परतें होती हैं? तो आप लोग देखेंगे थायरिस्टर जो आपका होता है, ठीक है, उसमें टोटल कितनी परत होती है? 4 परत होती हैं। और आप लोग यहाँ आज लिख लें, यहाँ पर इसमें 3 संधि होती हैं। 3 क्या होंगी? संधि, जिसको इंग्लिश में जंक्शन कहते हैं। बस अपनी कॉपी में क्या करें, स्टार बना के 2 बात लिखें। थायरिस्टर में परत कितनी होंगी? परत के आगे आप लोग लिख दें 4, और संधि कितनी होंगी? आप लोग लिख दें 3। ठीक है, आपसे अगर इसमें पूछ ले थायरिस्टर में टर्मिनल कितने होते हैं, तो टर्मिनल भी आपके कितने होंगे? 3 होंगे। देखना आने वाले पेपरों में आप लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे, यानी कि इन तीनों क्वेश्चनों से संबंधित आपसे एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। परत कितनी है थायरिस्टर में? 4। संधि कितनी है? 3। टर्मिनल कितने हैं? 3। अब आपसे इन टर्मिनल के नाम पूछ ले तो भी आप बता सकते हैं, एनोड, कैथोड और गेट। ए के जी इसके क्या हैं? सिंबल, टर्मिनल के नाम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, निम्न में से कौन से डायोड रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में संचालित होते हैं? तो आप लोग बताएंगे, जो आपका एवलांची डायोड है ये भी रिवर्स में होता है, और आपका जो जीना डायोड है ये भी रिवर्स में काम करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो रिवर्स डायरेक्शन में काम करने वाले 2 आपके पास में क्या हैं? ये डायोड है, एवलांची डायोड और जीना डायोड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, गुणवत्ता कारक को और किस नाम से जाना जाता है? तो जो गुणवत्ता कारक, तो आप लोग देखें यहां से, ये रहा आंसर आपका। वोल्टेज आवर्धन यानी कि वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन को क्या कहते हैं? गुणवत्ता कारक कहते हैं। लिख लें आप लोग इसको, गुणवत्ता कारक बराबर वोल्टेज आवर्धन, वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन इसको इंग्लिश में कहेंगे। कुछ लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो इस वजह से मैं आपको जो प्रत्येक वर्ड है आपका इंपॉर्टेंट, उसका मैं इंग्लिश में रूपांतरण भी बता रहा हूं, जिससे कि दोनों मीडियम के लोग इससे पढ़ सके, हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम भी ना हो और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 हर्ट्ज की आवृत्ति के लिए समय अवधि कितनी होगी? देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आपके लिए। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, F = 1/T। बस ये लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या दिया हुआ है? फ्रीक्वेंसी दी हुई है, कितनी दी हुई है? 200। आप लोग कहेंगे 200 बराबर 1/T। ये लीजिए, इसको सोल्व कर लीजिए। आप लोगों ने जब आपको टी की वैल्यू चाहिए तो टी बराबर 1/200, ये आपका क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1/200, 1/200 का भाग देंगे तो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा 0.005। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 29, सक्रिय डिवाइस का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो कल भी आपसे पूछा गया था सक्रिय डिवाइस, तो आप लोग देखेंगे ट्रांजिस्टर आपके सामने सक्रिय डिवाइस का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 30, फीडर सुरक्षा के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला रिले कौन सा है? तो आप लोग बताएंगे, फीडर सुरक्षा के लिए आप लोग ट्रांसले रिले काम में लेते हैं। बकल्स रिले आप लोग कहेंगे ये किसके लिए काम आता है? ये ट्रांसफॉर्मर के लिए काम में आता है, ट्रांसफॉर्मर। क्लियर है? और ये आपका हो जाएगा फीडर सुरक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 31 देखें, रिकरेंज इंडक्शन मोटर में ये क्या है? देखिए ये गलत लिख दिया यहाँ पर, ये है स्क्विरल केज। क्लियर है? ये नाम आपके यहाँ पे ऐसी कोई मोटर होती ही नहीं है, इसको कहेंगे स्क्विरल केज। इंग्लिश में कहेंगे इसको SQURIELCAGE, स्क्विरल केज मोटर। तो स्क्विरल केज मोटर है आपकी, उसमें आप क्या करते हैं, जो रोटर है उसके स्लॉट को तिरछा कर देते हैं। तो कल भी आपको मैंने पढ़ाया था ये क्वेश्चन। तो इसको तिरछा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि इसमें क्या ना हो, चुंबकीय गुंजन ना हो। मैंने आपको कल ही बताया था, जिससे कि नॉइज कम हो जाए,
और दूसरी इसमें मैग्नेटिक लॉकिंग ना हो, यानी कि रोटर और स्टेटर के जो दोनों में जो चुंबक बन रहा है वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल ना कर सके। इससे होगा क्या, आप लोग मोटर को वोल्टेज अप्लाई करेंगे पर मोटर चलेगी नहीं आपकी, अगर आप इन स्लोटों को तिरछा करके ना रखेंगे। तो कल भी आपको याद होना चाहिए, देखिए इस तरह से मैंने डायग्राम बना के बताया था कि आपका जो रोटर है, ये आपको अगर मैं रोटर बनाऊं तो इसके जो वायर होते हैं ये सीधे ना जाके इस तरह से कुछ तिरछे जाके कनेक्ट किए जाते हैं, हल्का सा इसको घुमा दिया जाता है इनको। ये है इसको स्क्विरल केज रोटर के वायरों को तिरछा कर देना, स्लोट को थोड़ा सा तिरछा कर दिया जाता है। इससे होगा क्या कि चुंबक के गुंजन कम हो जाएगा। वैसे इसके 4-5 इंपैक्ट हैं, कल वाले क्वेश्चन में आपने सारे पढ़े होंगे। 5 लाइट बल्ब 110 वोल्ट पर समांतर में जुड़े हुए हैं, प्रत्येक बल्ब को 200 वाट पर रेटेड किया गया है, तो प्रत्येक बल्ब के माध्यम से खपत होने वाली करंट का मान क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 आपके क्या हैं, बल्ब है, ठीक है। आप लोग कहेंगे ये मेरे पास में क्या जा रही है, कोई लाइन जा रही है, जैसे आप लोग घर में जोड़ते हैं। और कैसे जोड़ा इन बल्बों को, समांतर में जोड़ा है। घर में भी अपने बल्ब किस में लगे होते हैं, समांतर में। एक बल्ब ये लगा दिया मैंने, दूसरा बल्ब ये लगा दिया, तीसरा बल्ब ये लगा दिया। तो इस तरह से आप लोगों ने इनको जोड़ा है। तो आप लोग यहां से क्या करेंगे, देखिए प्रत्येक बल्ब के माध्यम से खपत होने वाली ऊर्जा की बात कर रहा है। तो आप लोग कहेंगे सर इस बल्ब की अगर मेरे को इसमें से प्रभावित होने वाली करंट निकालनी है, अगर मेरे को यहाँ पे वोल्टेज पता हो जाए और इसकी मेरे को पावर पता है, तो आप लोग कहेंगे सर एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, P इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। और एक फॉर्मूला आप पढ़ते हो V बराबर आई आर। तो इसमें से आप लोग I का मान क्या निकाल सकते हैं, I का मान आप लोग निकाल सकते हैं V बटे आर। तो अब आप लोग कहेंगे सर कि अगर हमें इसका टर्मिनल वोल्टेज और जो प्रतिरोध पता पड़ जाए बल्ब का, तो हम लोग पता कर सकते हैं कि इसमें कितना करंट फ्लो होगा। तो आप लोग देखेंगे क्वेश्चन में कहीं भी आपको वोल्टेज तो दिया है बल्ब का, पर आपको क्या नहीं दिया, यहाँ पर आर का मान नहीं दिया। तो आप लोग आर का मान इससे निकाल सकते हैं जब आपको वोल्टेज और आर दिया हुआ है। तो आप लोग पहले इस फॉर्मूले को अप्लाई करें, यहाँ से आप लोग आर का मान निकालें और इस आर के मान को आप लोग यहाँ पे वी और आई में पुट करें, इससे आप आई का मान निकाल लेंगे। तो जब आप ये दोनों इक्वेशन आप लोग लगा लेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा 1.8 एम्पियर। क्लियर है, ये इसका राइट आंसर होगा। देखिए फिर से अगर मैं आपको खोल के बता दूं इस फॉर्मूले को, मैं यहाँ पे वापस से करता हूँ। तो पहले फॉर्मूले में मैंने आपको क्या बताया, P इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो आप लोग कहेंगे सर आर बराबर आएगा वी स्क्वायर डिवाइड बाई पी। तो आप लोग कहेंगे वी स्क्वायर का मान है 110 बटे गुणा, वापस से 110 कर देंगे इसको और इसके डिवाइड कर लेंगे आप लोग 200 से। इससे आप लोग इसको काट देंगे, इसको आप लोग सोल्व करेंगे, यहाँ से कुछ आपका आर का जो मान आएगा। अब आप लोग क्या करेंगे, 110 में इस आर के मान का भाग दे देंगे, वो ही आपका आई का मान यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33। यदि किसी भी समांतर सर्किट में समांतर प्रतिरोध को एक सर्किट से हटा दिया जाता है तो तुल्य प्रतिरोध। देखिए जब भी आप समांतर सर्किट आप बनाते हैं, अगर मैं आपको कहूं एक मेरा ये प्रतिरोध है, अगर मैं इसके नया समांतर प्रतिरोध लगाता हूं सेम वैल्यू का, तो आप लोग कहते हैं तुल्य प्रतिरोध आधा हो जाता है। और इसमें कहा गया है कि आप जब दो समांतर प्रतिरोध हैं, इनमें से आप लोग एक प्रतिरोध को हटा देंगे तो इसका मान तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आंसर बी यहाँ पे राइट होने वाला है। अगर समांतर प्रतिरोध के किसी भी बैंक में से आप लोग एक रेजिस्टेंस को हटाएंगे तो उसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। और अगर आप इसमें और ज्यादा प्रतिरोध जोड़ते जाएंगे उतना ही समांतर प्रतिरोध कम होता जाएगा। आप यहाँ पे जितना ही प्रतिरोध लगाएंगे तो कुल प्रतिरोध यहाँ पे कम होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। चार समांतर शाखाओं में से प्रत्येक में बिजली का डिसिपेशन 1.2 वाट है, तो कुल बिजली का डिसिपेशन कितना होगा। तो देखिए समांतर शाखाओं में आप लोग देखेंगे, समांतर शाखाओं में मैंने बताया था आपके घर वाला सिस्टम है, तो घर में आप लोग जितना ज्यादा बिजली जलाएंगे उतना ज्यादा आपका बिल आता है, ठीक है। अगर आपसे कहा एक बल्ब जला रहे हैं तो उससे 1.2 वाट ऊर्जा खपत हो रही है, तो चार बल्बों से कितनी होगी, तो आप लोग कहेंगे 1.2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से, तो आप लोग कहेंगे टोटल जो आपकी ऊर्जा की खपत होगी वो 1.48 वाट होगी।
तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर फ्रेंड्स यही आपका श्रेणी में देख लेता, सीरीज में अगर पूछ लेता, तो फिर आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते 1 टोटल पी इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2, ये फॉर्मूला यहाँ पे लग जाता। और अगर 1.2 को ही अगर यहाँ पे श्रेणी में लगा देता तो आपका आंसर आ जाता 1.2 को डिवाइड कर लेते 4 से, तो ये आता 0.3 वाट। तो दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। अगर समांतर में आपसे पूछता है तो आप लोग क्या करेंगे, गुणा कर लें उसको, और श्रेणी में पूछता है तो आप लोग डिवाइड कर लें, जितने भी आप लोग बल्ब लगा रहे हैं समान रेटिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। खाली स्थान को प्रति पोल आर्मेचर स्लॉट की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो जो पोल पिच होती है उसको क्या करते हैं, पोल पिच को आर्मेचर स्लॉट के रूप संख्या के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। प्रति पोल कितने स्लॉट आप काम में ले रहे हो, इसे कहते हैं पोल पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है। तो जो आपका डीसी जनरेटर होता है, इसमें जो पोल शू होता है ये फील्ड कॉइल को सहारा देता है, बिल्कुल सही है। और जो आपका एयर गैप होता है उसमें फ्लक्स को समान रूप से फैलाता है, ये भी सही है। तो दोनों सही है। यहाँ पे एडी करंट को कम करता है, बिल्कुल गलत बात है। एडी करंट तो पोल शू से बढ़ता है। संयोजन में यांत्रिक ताकत प्रदान करता है, ये भी गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ए और बी दोनों। ये क्या करेगा, आपकी फील्ड कॉइल को सहारा देगा, और दूसरा एयर गैप में जो फ्लक्स है उसको समान रूप से फैलाएगा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करेगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टैरिसीस ह्रास किसके द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। तो जो आपका हिस्टैरिसीस ह्रास है ये किसके द्वारा, ये स्टील प्रेरण तापन के द्वारा काम में लिया जाता है। नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन नंबर 38। थर्मोपाइल किस सिद्धांत के आधार काम करता है। तो थर्मोपाइल नहीं है, थर्मोकोपल है। थर्मोकोपल किस सिद्धांत के ऊपर काम करता है। तो जो थर्मोकोपल है वो सीबेक प्रभाव के ऊपर काम करता है। क्लियर है। सीबेक प्रभाव क्या कहता है मैं आपको बता देता हूं। यानी कि जब आप लोग दो अलग अलग धातु से बनी हुई आप क्या लेते हैं, एक छड़ी ले और उसकी एक जंक्शन को क्या करें, ठंडा करें, और आप दूसरी जंक्शन को गर्म करें, तो उसमें से विद्युत धारा प्रभावित होने लग जाती है। ये प्रभाव कहलाता है सीबेक प्रभाव, और इसी सिद्धांत पे काम करता है आपका थर्मोकोपल। यहाँ पे नाम गलत लिख रखा है, थर्मोपाइल, ये होता है थर्मोकोपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39। एक इलेक्ट्रिक आयरन में कोइल से बेस प्लेट तक ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से होता है। तो आपकी जो आयरन होती है, आपकी जो प्रेस होती है, उसमें जो ऊर्जा होती है, आपकी जो ऊर्जा का जो स्थानांतरण हो रहा है, ऊर्जा यहाँ पे किस रूप में होती है, ऊष्मा के रूप में। वो किसके द्वारा होता है, तो वो होता है यहाँ पर चालन के रूप में। इंग्लिश में कहते हैं इसको कंडक्शन, यानी कि चालन के रूप में। उसमें तीन तरह से होता है, देखो आप लोग, चालन की तरह से होता है, संवहन की तरह से होता है, और एक विकिरण। विकिरण के रूप में तो क्या होता है, सूर्य की जो ऊष्मा है वो अपने पृथ्वी तक पहुंचती है, तो ये विकिरण का उदाहरण है। परंतु चालन का उदाहरण क्या है, आपकी जो प्रेस है वो किसका उदाहरण है, चालन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब प्रतिरोध के मान के लिए वोल्टमीटर एमीटर विधि लागू की जाती है, वोल्टेज यहां पर आ रहा है 8.28 वोल्ट का मान देती है, और जो आपका एमीटर है वो आपको दिख नहीं रहा, मैं बता देता हूं। एमीटर की रीडिंग यहां पर है 4.14। तो आप लोगों को मैं यहां से बताता हूं, V का मान तो आया आपके पास में 8.28 वोल्ट, और I का जो आपको मान दे रखा है यहाँ पे, वो दे रखा है आपके सामने 4.14 मिली एम्पियर। और अब कह रहा है कि आप लोग R का मान बताओ। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। आप लोग क्या कहेंगे, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, V बराबर क्या होता है, IR। आप लोगों से यहाँ पे R का मान पूछा है, तो R का मान बोलेंगे सर V डिवाइड बाई क्या कर देंगे, I कर देंगे। बस दोनों चीज दे रखी है, V भी दे रखा है और I भी दे रखा है, यानी कि आपको इसमें इसका भाग देना था। ठीक है, आप लोग भाग कैसे देंगे, देखिए 8.28, इसमें आपको भाग देना है 4.14 मिली को आप लोग लिखते हैं गुना 10⁻³ 3। ठीक है, तो सीधा सीधा आप लोग देखेंगे ये इसका डबल है,
तो 2 तो ये आ जाएगा जब आप लोग इसको काटेंगे, और 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 2 गुना 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 को किलो कहते हैं, तो आप लोग कहेंगे सर 2K, ये इसका आंसर होगा। तो ये आप आंसर ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखाई दे रहा है 2K, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2K। ठीक है, फॉर्मूला लगेगा आपका V बराबर IR, यहाँ से आप लोग R का मान निकालेंगे V डिवाइड बाई I से, V का मान आपको दिया हुआ है 8.28, I का मान आपको दिया हुआ है, बस आपको ध्यान रखना है ये मान आपका मिली में दिया हुआ है। ठीक है, और मिली का मान होता है 10 की पावर -3, और 10 की पावर -3 को जब आप ऊपर लेकर जाएंगे तो इसका मान आ जाएगा प्लस में, और 10 की पावर 3 प्लस में क्या कहते हैं, K कहते हैं, इसको किलो कहते हैं। ठीक है, तो आंसर आएगा 2K। तो इस तरह से आप लोग डिटेल में पढ़े इस चीज को, वीडियो को रोक के आप खुद भी हल करने का प्रयास करें कि आपसे भी यही आंसर निकल रहा है। अगर नहीं निकल रहा तो फिर आप लोग इसका सॉल्यूशन देखें किस तरह से मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को देखा है मैंने छोटी छोटी में प्रॉब्लम आती है, काफी लोगों का बेसिक क्लियर नहीं होता, तो इन चीजों में प्रॉब्लम आपको आने वाली है। इसके अलावा आप लोग बताएं मेरे को ये वीडियो किस तरह से लग रहा है आप लोगों को, अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, अप्रिशिएट करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है इसमें, अगर इतना बेसिक से भी आपको नहीं समझ आ रहा तो भी आप लोग कमेंट करें कि सर और थोड़ा बेसिक से समझाएं, हर एक न्यूमेरिकल वगैरह को मैं और यहाँ से डिटेल से करूं, क्योंकि वैसे न्यूमेरिकल है नहीं, बहुत डीपली बहुत छोटे छोटे फॉर्मूलों पे यहाँ पे न्यूमेरिकल दिए हुए हैं। आने वाले दिनों में भी आपको इसी तरह से क्लासें मिलती रहेंगी, तो आप लोग जीटा लाइव चैनल जो आप देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब कर लें। आपके आसपास में जो भी कोई आपका फ्रेंड्स है उसको आप लोग बताएं कि इस तरह से सर पढ़ाते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर यहाँ पे हल करा रहे हैं। इसके अलावा अगर मेरे को आगे समय मिलेगा, क्योंकि समय मेरे को भी कम मिल पाता है, अगर आगे मेरे को जैसे समय मिलता रहेगा तो मैं आपके लिए जो छोटे छोटे टॉपिक हैं आपके ITI लेवल के, उनको मैं आपको हल कराने की कोशिश करूंगा। अभी मेरा मेन फोकस है प्रीवियस ईयर के पेपरों के ऊपर। तो आप लोग अपने, अगर आप लोग बहुत सारे फ्रेंड्स को आप लोग इस चीज को बताएंगे तो ही हम लोग आपके लिए इस तरह की हेल्प कर पाएंगे, अदरवाइज हमारे लिए कोई ये यूजफुल है नहीं। सिर्फ ये आपकी हेल्प के लिए मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। जितने भी चीजें होंगी इस चैनल के ऊपर आपके लिए सभी निःशुल्क होंगी, बस आप लोग डिमांड करें कि आपको क्या चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, LVDT किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है? तो सबसे पहले तो LVDT की फुल फॉर्म आपको पता हो, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशिएट ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, यानी कि जिसमें कोर को आप लोग क्या करते रहते हैं, शिफ्ट करते रहते हैं। तो ये आप लोग फिर से कहेंगे लास्ट में क्या आ गया सर, ट्रांसफॉर्मर आ गया। तो बस जिस प्रिंसिपल के ऊपर आपका ट्रांसफॉर्मर काम करता है उसी प्रिंसिपल के ऊपर LVDT काम करता है। और कल भी मैंने आपको बताया था जो प्रिंसिपल है आपका ट्रांसफॉर्मर का वो है अन्योन प्रेरण, इंग्लिश में कहते हैं इसको म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि बस यहाँ पे क्वेश्चन कितना सा था, LVDT की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए थी, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, बस। और ट्रांसफॉर्मर जैसे आएगा तो आप लोग कर देंगे अन्योन प्रेरण। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर इसके संचालमान कायल के गुजरने वाले, कायल नहीं कोयल है, कोयल से गुजरने वाले खालिस्तान के अनुपात में इसकी सुई में विचलन के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे जो बैलिस्टिक आपका गैल्वेनोमीटर होता है इसकी जो सुई में जो विचलन आता है आपका वो चार्ज के प्रोपोर्शनल आता है, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा तो उसमें विक्षेप बढ़ता जाता है। तो राइट आंसर होगा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए। ये कोयल है ना, कायल को आप लोग क्या लिख लेंगे, कोयल, COIL, ये कोयल है। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, AC ब्रिज जिसके द्वारा आवर्ती नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कल वाले में भी एक क्वेश्चन आपके सामने आया था, कल वहां पे हेनरी प्रेरण नापने के लिए पूछ रहा था, आज आपसे फ्रीक्वेंसी नापने के लिए पूछ रहा है। तो वीन ब्रिज आपका जो होगा उससे क्या नापेंगे, फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे वेन लिखा हुआ है WEIN, इंग्लिश में इसका ये होता है वीन ब्रिज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44, निम्न में से किसके लिए गॉस का नियम लागू होता है? तो जो गॉस का नियम लागू होता है वो आप लोग देखेंगे पॉइंट चार्ज के लिए, हाँ बिल्कुल लागू होगा, अनंत लाइन चार्ज के लिए भी लागू होगा, समान रूप से गोले होगा उसके लिए भी लागू होगा, चार्ज की अतिरिक्त सीट के लिए, हाँ। तो इन सभी के लिए किसका नियम लागू होता है, गॉस का नियम लागू होता है। क्लियर है, गॉस का नियम क्या कहता है कि जो कोई भी चार्ज होता है उससे आप किसी डिस्टेंस के ऊपर, अगर आपका चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, कोई तार है यहाँ से उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और आप लोग इससे r डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट चार्ज है, इसके ऊपर आप लोग इसमें लगने वाला फोर्स निकालें तो आप लोग गाउस के नियम से निकाल सकते हैं। अब यहाँ से कहा गया है कि चाहे आपका ये तार हो, ठीक है, चाहे ये आपका क्या हो,
अनंत चार्ज की सीट हो, चाहिए आपका गोला हो, कोई भी चार्ज है, आप उसे r डिस्टेंस के ऊपर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पे देखेंगे आप लोग। थर्मल रिले किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो आप लोग नाम से समझ गए होंगे, थर्मल। थर्मल का मतलब ही क्या होता है? गर्मी, ऊष्मा। क्लियर है? और गर्मी और ऊष्मा यहाँ पे ऊष्मा प्रभाव आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। क्लियर है? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्मल रिले ऊष्मा सिद्धांत के ऊपर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा एक उपकरण है जिसका प्रयोग इंसुलेशन के प्रतिरोध नापने के लिए किया जाता है? देखिए कितना फेवरेट क्वेश्चन है। ऐसा कोई पेपर नहीं मिलेगा आपको टेक्निकल हेल्पर का, 10 पेपर अगर आप लोग उठाएंगे तो 8 में आपको ये क्वेश्चन और इसी लैंग्वेज के रूप में मिलने वाला है। तो देखिए, जो आपका इंसुलेशन होता है उसका प्रतिरोध आप लोग किससे नापते हैं? मैगर से नापते हैं। क्लियर है? मैगर। मैगर एक डिवाइस आता है, जिस तरह से आपका एमीटर आता है उसी तरह से, जिसको आप लोग घुमा के और क्या करेंगे, एक वोल्टेज जनरेट करेंगे और फिर वो आपको क्या बताएगा, उस जो केबल है आपकी उसका इंसुलेशन बता देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, किसी मरकरी आर्क रेक्टिफायर में एनोड सामान्य तौर पर खालिस्तान से निर्मित होता है। तो आपका जो मरकरी आर्क रेक्टिफायर होगा उसमें जो आपका एनोड होगा वो ग्रेफाइट का बना होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका 48, कांस्टेनिन में खालिस्तान शामिल होता है। तो कांस्टेनिन क्या है? एक धातु होती है जो दो धातुओं से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पे आपको कांस्टेनिन की दोनों धातुओं के नाम बताने थे। तो जो कांस्टेनिन है आपका तांबा और निकल से मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, इलेक्ट्रिक आयरन बॉक्स का हीटिंग एलिमेंट खालिस्तान धातु का बना होता है। समझ गए होंगे? ये कह रहा है आपकी जो प्रेस होती है उसमें जो हीटिंग एलिमेंट है, जो गर्मी पैदा करता है, जो ऊष्मा पैदा करता है, उसमें वो किसका बना होता है? तो वो आपका निकल और क्रोमियम का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, वेब वाइंडिंग में समांतर मार्गों की संख्या कितनी होती है? देखिए, एक होती है वेब वाइंडिंग WAVE और एक आपकी होती है लैप वाइंडिंग। तो लैप वाइंडिंग में तो समांतर मार्गों की संख्या A = P होती है। जितने आपके पोल होंगे उतने ही क्या होंगे, उसमें समांतर पाथ होंगे। और वेब बाइंडिंग में कितनी होती है? 2 होती है। क्लियर है? इसमें फिक्स होता है, आपका वेब अगर बाइंडिंग देगा तो उसमें समांतर मार्गों की संख्या 2 आएगी, और अगर लैप वाइंडिंग दे देता तो उसमें जितने पोल होते उतने ही क्या होते? समांतर पाथ होते। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वेब बाइंडिंग में समांतर पाथों की संख्या 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन आए थे आपके टेक्निकल के, तो 100 क्वेश्चन अपन यहाँ पे करने वाले हैं। इसके बाद में बचेंगे इस पेपर के 50 क्वेश्चन जो होंगे नॉन टेक्निकल, तो वो अपन बाद में देखने वाले हैं नॉन टेक्निकल। तो 51 क्वेश्चन था, सिंक्रोनस मोटर खालिस्तान पावर कारक पर कार्य करती है। तो सिंक्रोनस जो आपकी मोटर होती है पावर कारक को है कहेंगे यहाँ पर पावर फैक्टर। क्लियर है? तो सिंक्रोनस मोटर होती है वो तीनों पावर फैक्टर पे काम करती है। वो लीडिंग पे भी काम करती है, लैगिंग पे भी काम करती है और यूनिटी पावर फैक्टर पे भी काम करती है। पावर फैक्टर की वैल्यू 3 हो सकती है, उन तीनों के ऊपर ये काम करती है। 52 क्वेश्चन देखिए, किसी सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग होती है तब। हंटिंग कब होगी? हंटिंग का मतलब है यहाँ पर वो आवाज करने लगेगी। ठीक है? तो आवाज कब करेगी? जब आप उसके ऊपर अचानक से क्या कर देंगे? लोड बढ़ा देंगे। सिंक्रोनस मोटर पर अचानक से लोड बढ़ाएंगे तो वो क्या करेगी? हंटिंग करने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, किसी सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग खालिस्तान के द्वारा न्यूनतम की जा सकती है। तो जो आप लोग हंटिंग को अगर रिमूव करना चाहते हैं तो देखिए आप लोगों ने क्या किया, उस मोटर के ऊपर एकदम से आपने लोड लगा दिया तो हंटिंग शुरू होगी। अब उस लोड को पावर सप्लाई करने के लिए या तो आप लोग क्या लगा दें, उसमें फ्लाई व्हील लगा दें, बिल्कुल सही है। आप लोग डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग कर लें, ये भी सही है। सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनाइजेशन पावर के लिए मोटर को डिजाइन करें, ये बातें बिल्कुल सही है। यानी कि जितना आपने लोड लगाया उतना लोड अगर मोटर सप्लाई कर सकती है तो फिर वो हंटिंग नहीं करेगी। तो तीनों ऑप्शन इसके सही हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ई यहाँ पे राइट आंसर है। तीनों पॉइंट आप लोग लिख ले। हंटिंग कम करने के लिए आप फ्लाई व्हील का प्रयोग कर सकते हैं। फ्लाई व्हील क्या होता है? साफ्ट जो होगी उसके ऊपर आप लोग एक व्हील लगा दें, लोहे का क्या लगा दें? व्हील लगा दें। इससे क्या होता है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है, और जब आप एकदम से मोटर के ऊपर लोड लगाएंगे तो ये जो व्हील है ये अपने अंदर जो संचित ऊर्जा होती है उसको ट्रांसफर कर देता है उस लोड को।
क्लियर है? तो ये है यहाँ पर 3 इसके मेथड है किसी भी मोटर में हंटिंग को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। किसी सिंक्रोनस मोटर का प्रसार कारक हमेशा होता है। तो आपकी जो सिंक्रोनस मोटर होगी उसका एक्सपेंड, प्रसार का मतलब क्या होगा, बढ़ाना उसको, एक्सपेंड कारक हमेशा कितना होगा, यूनिटी से कम होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 55। निम्न में से किसमें एक रोटर होता है जो शून्य मैग्नेटिक परमिलिटी के साथ एक गैर चुंबकीय पदार्थ के छल्ले द्वारा समर्पित मिलता है। तो जो इस तरह का आपका होगा ये होता है आपका हिस्टैरिसीस मोटर में, परिधनात्मक हिस्टैरिसीस मोटर। आप लोग जो हिस्टैरिसीस मोटर लगाएंगे उसमें क्या होगा, आपका जो शून्य मैग्नेटिक परमेबिलिटी का क्या होगा, एक रोटर होगा और उसमें आप लोग गैर चुंबकीय पदार्थ का क्या लगाएंगे, एक छल्ला लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग होने वाला मोटर खालिस्तान होता है। देखिए तो कल जब मैंने आपको पढ़ाया तो आपको बताया था जितने भी आपके मोटर के नाम आप लोग जानते हैं उन मोटरों के आप लोग टेबल बना ले कि वो मोटर कहां कहां पे प्रयोग होती है। अगर कल आप लोगों ने उस क्वेश्चन की टेबल बनाई होती तो आपको पता होगा जो आपके घरों में रेफ्रिजरेटर प्रयोग में लिया जाता है उसमें सिंगल फेस इंडक्शन मोटर लगी होती है। तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर। निम्न में से किस सिंगल फेस मोटर में उच्चतम चालक टॉर्क होता है, यानी कि स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक स्टार्टिंग टॉर्क सिंगल फेस में होगा कैपेसिटर रन मोटर में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 3 सिंगल फेज स्टेटर वाइंडिंग खालिस्तान दूरी पर विद्युत रूप से रखे जाते हैं। तो कल भी मैंने आपको बताया था 3 फेज अगर आपकी वाइंडिंग होगी और उसमें आपको विद्युत रूप से रोटर के अंदर कितना एंगल बनेगा तो वो बन जाएगा, टोटल कल आपको बताया था एंगल होता है 360, 3 फेज है डिवाइड बाई 3, आंसर आ जाएगा बी 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी यानी कि मॉर्निंग वाली शिफ्ट का रिपीटेड क्वेश्चन आपका आफ्टरनून वाली शिफ्ट में पूछ लिया, दोपहर वाली शिफ्ट में। एक लैप वाइंडिंग डीसी मशीन में कंडक्टरों की संख्या 100 है और समांतर मार्गों की संख्या 10 है, तो पिच का औसत मान बताइए। तो आपको बताया था पर पोल कितने वायर आएंगे वो उसकी क्या कहलाती है, पिच कहलाती है। तो आप लोग कहेंगे टोटल कंडक्टर कितने हैं, 100 है सर, और जो मार्गों की संख्या 10 है तो एक मार्ग में कितने आएंगी, 10 आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न में से क्या स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में मौजूद नहीं होता। तो क्या नहीं मौजूद नहीं होता, आप लोग कहेंगे सर स्लिप रिंग भी नहीं होती, ठीक है, और ब्रश भी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। देखिए स्लॉट तो होंगे, स्लॉट तो सभी मोटरों में होंगे आपके। तो स्लिप रिंग जो मोटर होती है उसमें ब्रश और स्लिप रिंग दोनों होते हैं, ठीक है, स्क्विरल केज मोटर में ये नहीं होते, तो नहीं पूछा था यहाँ पे, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डबल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में, तो देखिए डबल स्क्विरल केज जो आपकी इंडक्शन मोटर होगी उसमें होता क्या है, जो उसका रोटर होता है आपका, उस रोटर में दो अलग अलग क्या होते हैं, वाइंडिंग रखी होती हैं। तो इसमें क्या होंगे, रोटर में दो समांतर क्या होती हैं, वाइंडिंग होती हैं। आप लोग याद कर लें इसको, डबल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में क्या होगा, उसके रोटर में दो समांतर वाइंडिंग होंगी। स्टेटर में नहीं, रोटर में होंगी। आप लोग इसको भी अच्छे से लिख लेना इस बात को। यहाँ पे अगर कई लोग बच्चे इसमें ऑप्शन बी भी करके आते तो वो गलत होता आपका। इसका सही आंसर क्या आएगा, सी, रोटर में उसके दो वाइंडिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 62, इनमें से कौन से कैपेसिटर में अपेक्षाकृत कम सेल्फ लाइफ होती है, यानी कि कौन सा जो आपका कैपेसिटर होगा उसमें कम उसकी लाइफ होगी। तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप के कैपेसिटर होते हैं उसकी लाइफ क्या होती है, कम होती है, यानी कि कम समय के लिए वो चलते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर 63, इनमें से सर्किट ब्रेकर में सबसे कम वोल्टेज रेंज होता है, यानी कि कौन सा जो आपका सर्किट ब्रेकर है वो सबसे कम वोल्टेज के लिए काम में लिया जाता है, तो वो है एयर सर्किट ब्रेकर। और बच्चों आपसे सबसे अधिक का पूछ लेता तो आप लोग आंसर करके आते SF6, लिख लें आप इस कॉपी में, सर्वाधिक वोल्टेज के लिए SF6 काम में ले।
और कम के लिए क्या काम मिलेंगे, एयर सर्किट ब्रेकर। लिख लें आप इन दोनों चीजों को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। कोगिंग शब्द किससे संबंधित है? तो जो आपका कोगिंग शब्द है ये आपका 3 फेस जो आपकी इंडक्शन मोटर होगी उसमें होती है ये। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कोगिंग आपका इंडक्शन मोटर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, कल भी एक वाइंडिंग का क्वेश्चन पूछा था, आज भी यहाँ पे वाइंडिंग का क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। एक वाइंडिंग का आपको चित्र दिखाया गया है और इस वाइंडिंग में पूछा गया है कि ये कौन सी वाइंडिंग है। तो अब आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देख लें, शायद अब आपको ऑप्शन दिख जाएंगे। ये देखिए, तो जो ऊपर आपको जो चित्र दिखाया गया वो है आपका स्क्रीन वाइंडिंग का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कल आपसे जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड्स बता दूं, वो आपको स्क्रू कॉइल वाइंडिंग का क्वेश्चन पूछा था, जिसमें आप लोग देखेंगे इस तरह से ऊपर घुमाव दे रखा था, ठीक है, वो उसको स्क्रू कर रखा था, मतलब घुमा रखा था। तो आप लोग कल वाले को भी देख लें और आज वाला भी क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में 66। एक एसी स्टेटर वाइंडिंग पर निरंतरता परीक्षण करते समय, यानी कंटिन्यूटी टेस्ट कर रहे हैं आप लोग, निरंतरता को इंग्लिश में क्या कहेंगे, कंटिन्यूटी, करते समय वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में सीरीज में जोड़ा गया टेस्ट लैंप खालिस्तान रहता है। तो जब कभी भी आप लोग याद कर लें उसको, उसमें क्या हो, शॉर्ट सर्किट हो और आप लोग सीरीज लैंप से टेस्ट कर रहे हैं, तो वो पूर्ण रोशनी के साथ जलेगा। बल्ब आपका फुल रोशनी के साथ में जलने वाला है शॉर्ट सर्किट में। अब यहाँ पे क्या लिखा गया, आप लोग इसको बिल्कुल याद ध्यान नहीं दे तो भी काम चलेगा। शॉर्ट सर्किट में सीरीज लैंप कैसे जलता है स्टूडेंट्स, पूर्ण रोशनी के साथ। नेक्स्ट है 67 क्वेश्चन नंबर। ये क्वेश्चन है, अगर किसी इंडक्शन मोटर में किन्हीं दो फेजों को आपस में बदल दिया जाता है तो क्या होगा? तो मोटर की क्या हो जाएगी, दिशा बदल जाएगी। दो तारों को आपस में बदलने से मोटर की दिशा बदल जाती है। तीन तारों में से किन्हीं भी दो तारों को आप लोग आपस में बदल लें। नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन, किसी सर्किट में प्रत्यक्ष पावर में वास्तविक पावर का अनुपात क्या होता है? प्रत्यक्ष पावर को कहते हैं रियल पावर, एक्टिव पावर एक ही बात है, इसको क्या कहेंगे, रियल या फिर एक्टिव पावर। से वास्तविक पावर, वास्तविक पावर आप लोग यहाँ पे इंग्लिश में देखिए, इसको सही से नहीं लिखा है, रिएक्टिव, एक्टिव और इसको कहेंगे रीएक्टिव, ठीक है। तो इसका जो अनुपात होता है वो कहलाता है आपका पावर फैक्टर। इसका मान आएगा आपका cos फाई। एक तो स्टूडेंट्स एक दो क्वेश्चन आपके इस पेपर में हिंदी में गलत तरीके से लिखे हुए हैं, तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है आपको। अगर यही पेपर इंग्लिश में होता तो आप लोग कुछ क्वेश्चनों को जिनमें आपको समझ नहीं आ रहा, उन प्रश्नों को आप लोग इंग्लिश में करके भी देख लें, तो आप लोगों को काफी हेल्प मिलेगी जिन क्वेश्चनों में आपको अभी यहाँ पे पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। जैसा कि एक दो क्वेश्चनों में मेरे साथ प्रॉब्लम है, कुछ इतने टिपिकल वर्ड हैं जिनका शायद हिंदी से इंग्लिश मेरे को भी नहीं पता, तो उन क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है। बट आप लोग इसको अगर जब पेपर आप लोग देंगे तो आपको दोनों लैंग्वेज में पेपर अवेलेबल होगा, तो आप लोग इसको कन्वर्ट करके देख लें। कुछ क्वेश्चन आपको हिंदी में समझ नहीं आएंगे, वो आपको इंग्लिश में समझ आ सकते हैं। और जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं उनको कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं समझ आएंगे, वो उनको हिंदी में समझ में आ सकते हैं। तो आप लोग दोनों भाषाओं में जो क्वेश्चन नहीं आए उसकी आप लोग लैंग्वेज चेंज कर लें, अदरवाइज आप चाहे किसी भी लैंग्वेज में करें, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ऊपर वाला क्वेश्चन मेरे को लैंग्वेज से गलत लग रहा है, बट इसका आंसर मैंने आपको बता दिया, आंसर आएगा उसका पावर फैक्टर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, किसी इंडक्शन मोटर का संपूर्ण वर्ताकार चित्र खालिस्तान से प्राप्त डेटा से बनाया जा सकता है। देखिए, आप यहां से पूछा क्या है, आपकी जो इंडक्शन मोटर है उसका जो आपको कंप्लीट एक, देखिए संपूर्ण वर्ताकार चित्र से यहाँ पर मतलब क्या है, जब भी आप कोई मोटर वगैरह बनाते हैं, ट्रांसफॉर्मर बनाते हैं, तो उसकी डिजाइनिंग के लिए आप क्या करते हैं, पहले आप उसका एक मॉडल बना लेते हैं कि इसमें रिएक्टेंस कितना है, इतना कितना, प्राइमरी का कितना है, सेकेंडरी का कितना है। अगर आप इस तरह से उसका मॉडल बनाना चाहते हैं तो एक कंप्लीट मॉडल किससे बना सकते हैं, तो कंप्लीट मॉडल आप किससे बनाएंगे, स्टेटर रेजिस्टेंस टेस्ट, ये भी यहाँ पे है, क्लियर है, नो लोड से भी और ब्लॉक रोटर से भी, क्लियर है। और आप लोग यहाँ पे डी से नहीं बना सकते ना, इलेक्ट्रिक टेस्ट कुछ होता ही नहीं है इसमें। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा कि सर जो इंडक्शन मोटर है इसका कंप्लीट जो सर्किट डायग्राम अपन बनाएंगे उसके लिए नो लोड टेस्ट भी करना पड़ेगा, ब्लॉक रोटर टेस्ट भी करना पड़ेगा और स्टेटर रेजिस्टेंस टेस्ट भी करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, इंडक्शन मोटर पर ब्लॉक रोटर टेस्ट का इस्तेमाल खालिस्तान पता लगाने के लिए किया जाता है।
तो जो ब्लॉक रोटर टेस्ट अभी आपको ऊपर भी मैंने बताया था, अब यहाँ पे पूछा आपसे कि ब्लॉक रोटर टेस्ट से क्या क्या चीजें आपको पता चलेंगी। तो ब्लॉक रोटर टेस्ट का मतलब क्या हुआ, मोटर के आपने क्या किया, मोटर जो आपकी है उसकी जो शाफ्ट है उसको आपने किसी चीज से ब्लॉक कर दिया, शाफ्ट को घूमने नहीं देना और आपको इसको मोटर को कंप्लीट वोल्टेज देना है आपको, और वहां से जो आपको वोल्टेज और करंट और जो भी आपको पावर फैक्टर मिलेगा वो आपको पढ़ लेना है। और उस डेटा से आप क्या क्या चीज पता लगा पाएंगे, उससे आप लोग रिसाव इंपीडेंस पता लगा पाएंगे कि लीकेज इंपीडेंस कितना है उसका, बिल्कुल सही है। शॉर्ट सर्किट का पावर फैक्टर निकाल पाएंगे, बिल्कुल सही चीज है। रेटेड वोल्टेज में शॉर्ट सर्किट करंट, हाँ बिल्कुल सही बात है, यानी कि जब आप लोग रेटेड वोल्टेज लगाएंगे तो आपको करंट कितना लेगी वो भी आप यहाँ से पता लगा लेंगे। स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ मोटर, ये भी आप लोग यहाँ से पता लगा सकते हैं कि मोटर है जो कितना टॉर्क आपका जनरेट करने वाली है। तो यहाँ पे राइट आंसर कहेंगे ऑप्शन नंबर ई। ये सारी चीजें आप लोग ब्लॉक रोटर टेस्ट से पता लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स करना क्या, आपको लिखना है ब्लॉक रोटर और आगे लिखेंगे आप एक 5 चीज कि हम ये चीजें पता कर सकते हैं एक ब्लॉक रोटर टेस्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंडक्शन मोटर पर ब्लॉक रोटर टेस्ट ट्रांसफॉर्मर के किस टेस्ट से समान होता है। तो आपको बताया ब्लॉक रोटर टेस्ट का मतलब क्या हुआ, पूर्ण लोड आपने उसको दे रखा है और मोटर को घूमने नहीं दे रहे हैं, तो आप लोग इसको ट्रांसफॉर्मर में शॉर्ट सर्किट से क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मर का शॉर्ट सर्किट बराबर इंडक्शन मोटर का ब्लॉक रोटर टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, ट्रांसफॉर्मर में होने वाला इनमें से कौन सा नुकसान इंडक्शन मोटर के ब्लॉक रोटर टेस्ट में बहुत अधिक होता है। देखिए, ट्रांसफॉर्मर हो चाहे आपका इंडक्शन मोटर हो, जब आप इसमें ट्रांसफॉर्मर में मैंने कौन सा सर्किट बताया, शॉर्ट सर्किट, और यहाँ पे मैंने कौन सा बताया आपको, ब्लॉक रोटर, ये दोनों क्या है, बराबर है एक दूसरे के। तो इनमें आप कौन सी लॉस पता करते हैं, कॉपर लॉस पता करते हैं। शॉर्ट सर्किट में भी ट्रांसफॉर्मर के और ब्लॉक रोटर इंडक्शन मोटर में आप लोग कॉपर लॉस पता करेंगे। वैसे आपसे पूछे तो कॉपर लॉस आप लोग फुल लोड पे पता करते हैं, क्लियर है, फुल लोड टेस्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, किसी इंडक्शन मोटर का टॉर्क खाली स्थान पे निर्भर करता है। तो जो मोटर का जो आपका टॉर्क होगा, यानी कि मोटर है आपकी कितनी पावर जनरेट करेगी, ये आपका स्टेटर में उत्पन्न फ्लक्स के ऊपर, हाँ बिल्कुल करेगा। प्रति फेज रोटर करंट, हाँ इस पे भी करेगा, रोटर में कितना करंट फ्लो हो रहा है। रोटर पावर फैक्टर, इसके ऊपर भी करेगा। इंपीडेंस ऑफ रोटर साइड, इस पे भी करेगा। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ई। मोटर का टॉर्क इन सभी चीजों के ऊपर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 74, एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में प्रारंभिक टॉर्क खाली स्थान जोड़कर बढ़ाया जा सकता है। तो आप लोग क्या कहेंगे, जो आपका रोटर है उसमें बाहर से आप लोग नया प्रतिरोध जोड़ दे तो मोटर का क्या बढ़ जाएगा, टॉर्क बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 75, शॉर्ट सर्किट गियर का इस्तेमाल करके करने का क्या उद्देश्य है। तो जो आपका शॉर्ट सर्किट गियर है इसका इस्तेमाल करने से क्या होगा, आपका स्लिप रिंग में रोटर को शॉर्ट सर्किट करना, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या है, ये आपका शॉर्ट सर्किट गियर, आपको मैंने पहले बताया स्लिप रिंग जो आपकी इंडक्शन मोटर होगी उसके जो आपके रोटर में से जो वाइंडिंग है आपकी, उसके तीनों वायरों को बाहर निकाल के छोड़ देते हैं। जब आपको इनको शॉर्ट करना हो तीनों को, तो आप लोग क्या काम में लेंगे, शॉर्ट सर्किट गियर काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, जब एक एसी विद्युत धारा का प्रतिक्रियाशील लोड पर लागू की जाती है तो वोल्टेज का मान क्या होगा। तो आप लोग विद्युत धारा को कहां लगा रहे हैं, यहाँ पर प्रतिक्रियाशील लोड के ऊपर लगा रहे हैं, यहाँ पर रिएक्टिव लोड के ऊपर लगा रहे हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, रिएक्टिव, यानी कि एल लोड लगाया आपने, क्लियर है। एल लोड जब लगाएंगे तो वी और आई के बीच में 90 डिग्री का फेज बनेगा, क्लियर है। आप लोग कल की क्लास में बताया था एल और सी में जो धारा होती है वो 90 डिग्री का डिफरेंस के ऊपर फ्लो होगी, एक में तो लीडिंग और एक में लैगिंग। तो आप लोग यहाँ कहेंगे लैगिंग है इसलिए बाहर कहेंगे आप इसको, तो 90 डिग्री बाहर के साथ में विद्युत धारा प्रभावित होती है, किसमें, प्रतिक्रियाशील लोड के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, वायु की पारगम्यता शक्ति क्या होती है। तो जो आपकी एयर है आपकी, इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलेंगे इसको इंग्लिश में, पारगम्यता को डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। कल आपसे क्वेश्चन में पूछा था ट्रांसफॉर्मर ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ,
तो बच्चों, जिन लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा वो लोग आज मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं, और जिन लोगों ने कल का वीडियो देखा है वो भी मेरे को बताएं। तो आप लोग लिख दें यहाँ पर 77, और आपको इसका आंसर ना लिख के यहाँ पे किसका आंसर लिखना है, ट्रांसफॉर्मर के ओएल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। कल मैंने आपको एक वैल्यू बताई थी और बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इस क्वेश्चन में क्या दिया है और इसकी सही वैल्यू क्या होती है, वो भी मैंने आपको बताया था। तो ट्रांसफॉर्मर की जो वैल्यू होती है वो लोग आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख दें। अब मैं आपको बताता हूँ वायु की, आपकी जो हवा होती है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होगी, उसकी होती है 3 किलोवोल्ट प्रति mm। आंसर इसका ए सही है, 3 किलोवोल्ट प्रति mm। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 78, निम्नलिखित में से किस पदार्थ को सकारात्मक संवेदनशीलता बहुत उच्च होती है। ऐसा कौन सा जो मटेरियल है उसकी चुंबकीय पारगम्यता सर्वाधिक होगी। तो चुंबकीय पारगम्यता लोह चुंबकीय पदार्थों की सर्वाधिक होगी, उसकी संवेदनशीलता किसकी होगी, लोह चुंबकीय पदार्थ, फेरो मटेरियल बोलते हैं इसको, FeRO। नेक्स्ट है 79, निम्न में से कौन सा घटक विद्युत आवेश के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है। तो आपको कल भी बताया था, चार्ज के रूप में आपका जो संधारित्र है वो क्या करता है, ऊर्जा को संग्रहित करता है। और जो प्रेरक है ये किसके, चुंबकीय रूप में, आप लोग लिख लेंगे इसको चुंबकीय रूप में। संधारित्र आवेश के रूप में, और जो आपका L होगा प्रेरक तो होगा वो चुंबकीय रूप में। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 80, J में, ये किसका लेटर है, एक कैपेसिटर आपने लिया मार्केट से जिसमें 473J लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पूछा है कि ये J किस चीज को बताता है यहाँ पे, तो आप लोग कहेंगे J इसकी सहनशीलता, सहनशीलता को इंग्लिश में क्या कहेंगे, टॉलरेंस। यानी इसका मान इसके और इसके, आपने कहा कि सर 10 हमने माइक्रोफेरेड का लिया है, तो यानी कि ये 10 से कुछ ऊपर हो सकता है और कुछ नीचे हो सकता है, ये कहलाती है इसकी टॉलरेंस, सहनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 81, प्रतिक्रिया को किसमें मापा जाता है। तो आपकी जो प्रतिक्रिया है, क्लियर है, यहाँ पे आप लोग इसको इंग्लिश में देखते तो ज्यादा सही होता है। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, मैं इसकी बात को समझ रहा हूँ, शायद बच्चे नहीं समझ पाए। प्रतिक्रिया क्या होती है, वो प्रतिक्रिया नहीं है कि आपने जब किसी के थप्पड़ मारा तो सामने वाले ने आपके थप्पड़ मार दिया, वो भी एक प्रतिक्रिया का उदाहरण होता है। यानी कि आपने जब कोई रिएक्शन की तो उसके विपरीत आपको क्या चीज मिली, तो ये वो चीज नहीं है। प्रतिक्रिया यहाँ पे बताना चाह रहा है ये आपका लोड से संबंधित इम्प्लीडेंस, क्लियर है, इंग्लिश में एक शब्द होता है इम्प्लीडेंस। तो इम्प्लीडेंस को आप लोग किस में नापते हैं, ओम में नापते हैं, क्लियर है, जिसको आप लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, बड़े जेड से, उसको यहाँ पे इसने कहा है प्रतिक्रिया। यहाँ पे इसको प्रतिबाधा लिखना चाहिए था सही से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 82, यदि एक संधारित्र 10 वोल्ट पर 0.12 कूलाम चार्ज स्टोर करता है तो इसकी क्षमता क्या होगी। तो कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, Q इक्वल टू क्या होता है, CV। इस फॉर्मूले से आप लोग यहाँ पे निकाल लेंगे, दोनों चीज यहाँ पे आपके सामने दी हुई है, क्लियर है। तो आपसे यहाँ पे किसकी बता रहा है, इसकी, तो इसकी क्षमता बताना चाह रहा है, यहाँ से C पूछना चाह रहा है, चार्ज आपको दिया हुआ है, तो C का मान आप लोग कहेंगे सर Q बाई क्या कर देंगे हम लोग, V कर देंगे। तो आप लोग कहेंगे सर Q का मान हमको दे रखा 0.12, क्लियर है, कूलाम, और नीचे V का मान दिया हुआ आपको 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट, तो 0.12 में जब आप लोग भाग देंगे तो एक जीरो और लग जाएगा, यहाँ पे 0.012 इसका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये आंसर किस ऑप्शन में है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में ये आंसर दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, यदि 3 माइक्रोफैराड के संधारित्र को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है तो कुल धारिता का मान क्या होगा। देखिए 10-10 माइक्रोफैराड के 3 आपके पास में कैपेसिटर हैं, पार्श्व क्रम का मतलब यहाँ पे समांतर क्रम की बात कह रहा है, यानी कि आपने एक कैपेसिटर लिया, उसके 2 टर्मिनल हैं, फिर आपने दूसरा कैपेसिटर लिया,
उसके 2 टर्मिनल, इसके पहले टर्मिनल को पहले से, इसके दूसरे टर्मिनल को दूसरे से। आपने तीसरा कैपेसिटर लिया, उसको भी आप लोगों ने क्या किया, पहला जो टर्मिनल है सबका आपने एक जगह पे जोड़ दिया है, ठीक है, और जो दूसरा टर्मिनल है उसको आपने एक जगह पे जोड़ दिया। इस तरह से जब आप लोग 3 कैपेसिटर को जोड़ ले और सबका मान अगर आपको 10-10 दिया हुआ है तो टोटल मान कितना होगा आपको पता है। आप लोग कह सकते हैं सर जो कैपेसिटर होता है ये उल्टा जुड़ता है किसका, प्रतिरोध का। अगर यही ये प्रतिरोध होते तो इनका मान 10 में 3 का भाग लग जाता, परंतु अब ये 10 से 3 गुना हो जाएगा क्योंकि ये सी की बात कर रहा है, इसलिए इसका आंसर आएगा ए। तो आप लोगों को देखो फ्रेंड्स, फिर से बताता हूँ इस क्वेश्चन में क्या मैंने लाइनें बोली हैं। जिस बच्चे को बेसिक क्लियर होगा उसके ये मेरी लाइन समझ आई होगी, बाकी सब लोगों के ऊपर से गई होगी। मैं आपको इसका बेसिक बता देता हूँ। देखिए एलिमेंट 3 है अपने पास बेसिक इलेक्ट्रिकल में, आप लोग आर पढ़ते हैं, एल पढ़ते हैं और सी पढ़ते हैं। इन तीनों को आपको जोड़ने के दो तरीके हैं अपने पास, हर किसी को 2 तरीके से जोड़ सकते हैं। इसको आप लोग समांतर में जोड़ सकते हैं, इसको श्रेणी में जोड़ सकते हैं, इसको भी समांतर में जोड़ सकते हैं, इसको भी श्रेणी में जोड़ सकते हैं, इसको भी समांतर में जोड़ेंगे, इसको भी श्रेणी में जोड़ेंगे। तो इनको आप लोग जो जोड़ने के मेथड है वो आप लोग कंप्लीट पढ़ लें। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आर कैसे जुड़ता है, सी कैसे जुड़ता है, एल कैसे जुड़ता है। क्लियर है? आप 5 से 10 मिनट लगेंगे आपको, इस कंसेप्ट को आप लोग क्लियर कर लें। हर पेपर में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा ही जाता है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कैपेसिटर जुड़वा रहा था और यहाँ पे समांतर में जुड़वा रहा था। कैपेसिटर समांतर में गुणा हो जाएगा 3 से, तो आंसर आ जाएगा 30। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा संधारित्र सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है जहां डीसी या पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज होती है। तो जब भी आप लोग क्या करें, जो डीसी वोल्टेज होगी अगर वहां पर आपको कोई संधारित्र काम में लेना है, यानी कि उसको रोकने के लिए, क्योंकि जो कैपेसिटर आपका होता है डीसी को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, तो उसको रोकने के लिए, एसी को नहीं, डीसी को ब्लॉक करता है। तो जो डीसी को ब्लॉक करने के लिए आप लोग क्या लगाएंगे, विद्युत संघट्य संधारित्र। क्लियर है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, सिंबल दिखाई दे रहा होगा। इस सिंबल को आपको बताना है कि ये सिंबल किस चीज का है। तो देखिए ये सिंबल किस चीज का होगा, आप लोग देख पा रहे हो ये सिंबल में जो मेन चीज दिखाई दे रही है आपको, आप लोग ऑप्शन देख लें यहाँ से, ये आपके ऑप्शन है। मैं यहाँ पे सिंबल को वापस से बना देता हूँ। जो सिंबल आपको दिया हुआ है वो इस तरह से दिया हुआ है। ये सिंबल है। तो कल भी मैंने बताया था, आप जब भी किसी सिंबल को पढ़े तो आप सबसे पहले उसके मूल रूप को देखें। तो आप लोग कहेंगे सर इसमें मेन हमें ये चीज दिखाई दे रही है, ये होता है संधारित्र, कैपेसिटर जिसको कहते हैं। तो देखिए एग्जामिनर भी तेज है, सभी में क्या ऑप्शन दिया आपको, संधारित्र ऑप्शन दिया। अब संधारित्र में पहचानना पड़ेगा कौन से टाइप का संधारित्र है। तो कल भी मैंने आपको बताया था आपको कि इस तरह से आपको जो लाइन हो या आपका कोई एरो हो, इसको कहते हैं प्रीसेट। कल वाले में भी सेम क्वेश्चन पूछा हुआ था, इस ये लगा के पूछा था आपसे, तो प्रीसेट कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग कह देंगे सर प्रीसेट संधारित्र। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो देखिए कितना फायदा मिला है, जो लोग प्रीवियस ईयर के पेपर करके जाएंगे बार बार वही क्वेश्चन आपके यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, आसपास चीजें बस घुमाई दी जाती हैं थोड़ी। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 86, पूरी तरह से आवेश संधारित्र में विद्युत धारा के प्रवाह का क्या होता है। देखिए एक पूरी तरह से जो आवेशित संधारित्र है उसमें विद्युत धारा क्या होगी, उसमें विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है। जब कैपेसिटर पूर्ण चार्ज हो जाता है इस तरह से, तो इसके बीच में से कोई विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। विद्युत धारा का प्रवाह क्या कर जाता है, रुक जाता है जब कैपेसिटर पूर्ण चार्ज हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, यदि एक 2 फैरेड संधारित्र के पास 1 कूलम आवेश है तो इसके टर्मिनल पर वोल्टेज की गणना कीजिए। तो अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर वोल्टेज Q इक्वल टू क्या होता है, CV, बस यही फॉर्मूला बार बार आप लोग देखेंगे। यहाँ पर C की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 फैरेड, ठीक है, और इसके पास आवेश कितना है, Q की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 कूलम। तो आप लोगों से पूछा क्या यहाँ पर, टर्मिनल पे वोल्टेज की गणना कीजिए, यानी कि V का मान पूछ रहा है। तो आप लोग फिर V बराबर क्या करेंगे, C को नीचे भेज देंगे, Q बाई क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। Q का मान कितना दिया है, 1 कूलम, C का मान कितना दिया है, 2 फैरेड, तो 1/2, 1/2 का मान कितना होता है, 0.5, तो आंसर आ जाएगा 0.5 वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यानी कि देख रहे होंगे आप लोग इस पेपर में इस फॉर्मूले के ऊपर 3 से 4 क्वेश्चन।
इस फॉर्मूले में कभी आपको C का मान पूछेगा, कभी V का मान पूछेगा, कभी आपसे Q का मान पूछेगा। इन तीनों के अलावा किसी का मान आपसे पूछ ही नहीं सकता। बस आप लोग इसके ऊपर 3 क्वेश्चन इसी पेपर में आप लोग देखेंगे, तीनों के तीनों क्वेश्चन आ चुके हैं आपके सामने। तो कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, किसको किसके नीचे भेजना है, क्या आपका फॉर्मूला है, Q इक्वल टू CV, रट लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। एक विद्युत डाइपोल को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो डाइपोल पर कुल विद्युत बल क्या होगा। देखिए डाइपोल क्या होता है, इस तरह से चार्ज जिसमें एक साइड में प्लस चार्ज आ जाए, एक साइड में माइनस चार्ज आ जाए, इसको कहते हैं डाइपोल। अब आप लोग इसको किस में रखेंगे, किसी विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, जहां पे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसके आसपास जो क्षेत्र बन जाता है उसको कहेंगे विद्युत क्षेत्र। जब आप लोग इसको विद्युत क्षेत्र के अंदर रख देंगे तो इसमें हमेशा बल क्या लगेगा, 0। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। डाइपोल में 0 चार्ज लगेगा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। क्वेश्चन नंबर 89। सर्किट ब्रेकर का मूल कार्य क्या है। सर्किट ब्रेकर क्या काम करता है। देखिए सर्किट ब्रेकर, एक चीज कहूं मैं आपको, सर्किट और ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। आप लोग कोई भी तार है, मोटर के तार लगा रहे हैं आप लोग, तो यहाँ पे क्या होगी, स्पार्क उत्पन्न होती है। जब आप लोग तार लगाते हैं तो आप सिंपल हाथ से लगाएंगे, स्पार्क से हाथ जल भी सकता है। इसी काम को इजी तरीके से करने के लिए आप लोग क्या काम में लेते हैं, सर्किट ब्रेकर काम में लेते हैं। किसी भी कनेक्शन को तोड़ने और बनाने के लिए सर्किट ब्रेकर उपयोग में लिया जाता है। तो सर्किट ब्रेकर क्या करता है, आपकी उस आर्क को यानी कि आग को निक्षेपित कर देता है, यानी कि बंद कर देता है, खत्म कर देता है। बिना किसी आग के जले आपको उस वायर को क्या करेगा, कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करता है। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। 10 क्वेश्चन और है फ्रेंड्स। 10 क्वेश्चन में देख रहे हैं अपन यहाँ पर लास्ट के। क्वेश्चन नंबर 90 है, प्रेरण नियामक किसका एक विशेष प्रकार है। तो जो प्रेरण नियामक है आपका, जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है यहाँ पे, क्लियर है। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो यहाँ पे किसमें होता है, प्रेरण नियामक ट्रांसफॉर्मर में होता है। प्रेरण से आप लोग पहले समझ गए, मैंने आपको बताया था म्यूचुअल प्रेरण ना, म्यूचुअल इंडक्शन की बात की थी अपन लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 91 है अगला, ट्रांसफॉर्मर पर ओपन सर्किट टेस्ट क्या निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो दो चीजें आपको बताई थी मैंने, एक तो होता है ओपन सर्किट टेस्ट और एक होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ओपन में आप लोग आयरन हानि पता करते हैं और इसमें कॉपर हानि। दो टेस्ट होते हैं ट्रांसफॉर्मर के ऊपर, एक ओपन सर्किट और एक शॉर्ट सर्किट। ये आप लोग याद कर लें, अपनी कॉपी पे लिख लें। यहाँ पे किसका पूछा आपसे, ओपन का पूछा है, तो आंसर क्या जाएगा यहाँ पर, आयरन हानि। आयरन हानि को आप लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, आयरन हानि को आप लोग यहाँ पे कोर लॉसेस भी कह सकते हैं। क्लियर है, आप लोग इसको क्या कहेंगे, कोर लॉस। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। कोर आयरन की बनी होती है ना, इसलिए उसको कोर लॉस और आयरन लॉस दोनों एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 92, एक ट्रांसफॉर्मर स्थापना में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित नहीं होता। आप लोग ट्रांसफॉर्मर बना रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं, तो उसमें क्या चीज नहीं होगी। देखिए संरक्षक होगा, उसमें कंजर्वेटर कहते हैं संरक्षक को इंग्लिश में। ब्रीथर होगा, कल मैंने बताया था सिलिका जेल होती है ब्रीथर में, जो ट्रांसफॉर्मर के अंदर हवा या नमी जाने से रोकती है। क्लियर है। वो कोल्स रिले होगी उसमें, आपको पता है। टेप परिवर्तक, टेप चेंजर होगा उसमें, कम और ज्यादा वोल्टेज करने के लिए ट्रांसफॉर्मर में टेप चेंजर लगा होता है। इसमें क्या नहीं होने वाला, उत्सर्जक नहीं होने वाला। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं, उत्सर्जक इसने शब्द कहां से लिया। उत्सर्जक आपका मैंने आपको बताया था, ये आपका होता है बीजेटी में। बीजेटी होता है आपका बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, उसमें एक टर्मिनल होता है, उसका नाम होता है उत्तेजक। सॉरी उत्सर्जक नहीं, यहाँ पे उत्तेजक लिखा है फ्रेंड्स, दोबारा से बताना पड़ेगा आपको। उत्तेजक को इंग्लिश में कहते हैं एक्साइटर, जो किसी चीज को उत्तेजित करता है। और जो एक्साइटर आप लोग काम में लेते हैं, ये लेते हैं सिंक्रोनस मोटर में। सिंक्रोनस मोटर, क्लियर है। पहले मैंने आपको क्या बता दिया था, उत्सर्जक बता दिया था। आपसे परीक्षा में उत्सर्जक पूछे तो आप लोग बताएंगे उत्सर्जक काम में आता है आपका बीजेटी में। क्लियर है। और यहाँ पे उत्तेजक है आपका ना, उत्तेजक को इंग्लिश में कहेंगे एक्साइटर, और एक्साइटर लगता है आपका सिंक्रोनस मोटर में। तो मैंने आपको दोनों बता दिए, यहाँ पे अच्छी है। मेरे को वहां पे गलत दिखने की वजह से आपको ये मैंने गलत एक्सप्लेन किया पहले, तो आप लोग अच्छे से लिख लें इसको आपकी पे। अब एक्साइटर किसमें होगा, उत्तेजक कहते हैं इसको, सिंक्रोनस मोटर में होगा। उत्सर्जक किसमें होगा, बीजेटी में होगा। क्लियर है। ये यहां से क्वेश्चन था आपका, ये ट्रांसफॉर्मर में नहीं होता है। तो नेक्स्ट आपका 93, एक ट्रांसफॉर्मर में तापमान निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण किया जाता है।
तो जो ट्रांसफॉर्मर है आप लोग उसमें टेम्परेचर का पता करना चाहते हैं कि अधिकतम उस ट्रांसफॉर्मर का टेम्परेचर कितना होगा, तो आप लोग कौन सा टेस्ट करेंगे? तो देखिए ओपन सर्किट तो करेंगे नहीं, मैंने आपको बताया था ओपन सर्किट में क्या लोग फाइंड करते हो आप लोग, आयरन लॉसेस फाइंड करते हो, ठीक है, या फिर इसको अपन ने कोर लॉस से पढ़ा था, ऊपर से नाम याद हो जाना चाहिए आप लोगों को, आयरन लॉस को ही कोर लॉस कहते हैं। लघु पतन को इंग्लिश में शॉर्ट सर्किट कहते हैं, क्लियर है। और इसमें आप लोग कौन सी हानि पता करते हो, कॉपर हानि पता करते हो। तो अब आप लोग देख रहे होंगे ऑप्शन ए की बच रहा है आपके पास में, ऑप्शन नंबर डी। संपन्नर टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तापमान पता करने के लिए किसी ट्रांसफॉर्मर का। तो यहाँ से फ्रेंड्स आप 3 टेस्ट हैं, तीनों को लिख लें आप लोग। ओपन सर्किट आयरन या कोर लॉस पता करने के लिए, लघु पतन सर्किट यानी कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट आपका कॉपर लॉस पता करने के लिए, तांबा हानि पता करने के लिए, और संपन्नर टेस्ट आपका आया है नया जो है आपका टेम्परेचर पता करने के लिए, ताप का मान पता करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 94। एक बिजली ट्रांसफार्मर में तांबे की क्षति के लिए लोहे की क्षति का अनुपात क्या होता है? ठीक है, आपका ट्रांसफार्मर है आपके पास में, बिजली ट्रांसफार्मर है घरों में जो आप काम में लेते हैं, उसमें तांबे और लोहे की क्षति का अनुपात क्या होगा? तो देखिए जो सिंपल आपका ट्रांसफार्मर होगा उसमें 1:1 होता है, जितना तांबे की हानि होगी उतनी उसमें लोहे की हानि होगी, और इसी के ऊपर ट्रांसफार्मर की जो दक्षता आती है वो अधिकतम आती है। आप लोग इस बात को भी याद कर लें, ये भी बार बार परीक्षा में पूछा गया है कि किसी ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता कब आती है, ये आएगी आपकी जब उसमें क्या होगा, तांबे की हानि और लोहे की हानि बराबर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 95। ट्रांसफार्मर पर नियत परीक्षण के तहत निम्न में से कौन सा परीक्षण नहीं आता? तो ट्रांसफार्मर में आप लोग कौन सा परीक्षण नहीं करेंगे, तो आप लोग तापमान वृद्धि का परीक्षण नहीं करते, टेम्परेचर राइज टेस्ट आप लोग इसमें नहीं करते हैं। क्लियर है, टेम्परेचर राइज है यहाँ पर, तापमान टेस्ट तो आपको मैंने बताया था, पर तापमान वृद्धि नहीं करते आप लोग, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट 96 नंबर। 3 चरण ट्रांसफार्मर में स्टार कनेक्शन के मामले में चरण करंट का मान किसके बराबर होता है? तो देखिए ऊपर करता हूं इस क्वेश्चन को, आपको समझाते हैं इस क्वेश्चन को, काफी डीप हिंदी में लिखा हुआ क्वेश्चन है ये आपका, पता नहीं आप लोगों को तो इसकी भाषा समझ आई कि नहीं आई, पर मैं इसकी बात समझ गया कि कहना क्या चाह रहा है ये क्वेश्चन आपसे। क्लियर है, ये कहना चाह रहा है कि आपके पास में एक ट्रांसफार्मर है, उस ट्रांसफार्मर के जो कनेक्शन है वो कैसे करे गए हैं, वो स्टार में करे गए हैं। क्लियर है, अब यहाँ से पूछा गया है कि उसका चरण करंट मान क्या होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, जो आपका स्टार कनेक्शन होता है उसमें करंट आपका आई फेस बराबर आई लाइन होता है ना, फेज करंट और लाइन करंट क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां से आंसर क्या आएगा आपका, चरण करंट का जो मान होगा वो आपका लाइन करंट के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर सी। और जो डेल्टा कनेक्शन अगर होता आपका, क्या डेल्टा कनेक्शन होता, तो उसमें वोल्टेज का मान बराबर होता है, आई वी का मान क्या होता है, सॉरी पी वी का मान क्या होता है, वी एल के बराबर होता है, यानी कि फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज आपका बराबर होता है। इन दो बातों को आप लोग अपनी कॉपी के ऊपर लिख ले अच्छे से। स्टार में फेज करंट और लाइन करंट बराबर होता है, और डेल्टा में फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज बराबर होता है। ये आपको कहीं ना कहीं 1 नंबर दिलाकर जाएगी ये वाली बात। तो आप लोग यहाँ से ऊपर से देख सकते थे इस क्वेश्चन में आपसे किसका पूछा था, स्टार का पूछा था, और किसमें करंट पूछा था। बस स्टार में करंट क्या होगा, समान होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 97 देखते हैं। एक ट्रांसफार्मर में चुंबकीय प्रवाह का मार्ग खालिस्तान होना चाहिए। तो जो आपका चुंबकीय प्रवाह का मान होना चाहिए उसके बीच में उच्च प्रतिरोध नहीं होना चाहिए, निम्न प्रतिरोध नहीं होना चाहिए। फिर से मैं आपको बताता हूँ, ट्रांसफार्मर में जब चुंबकीय प्रवाह होती है किससे होती है, वो आपकी कोर होती है। क्लियर है, ये जो कोर लगी होती है इस तरह से, इस कोर में से फ्लो होती है प्राइमरी से सेकेंडरी। ये अगर इस साइड प्राइमरी है और यहाँ पे आपकी सेकेंडरी रखी हुई है, तो इसमें जो लिंक होती है मैग्नेटिक वो किससे होती है, वो आपकी इस कोर से होती है। तो कोर की आपकी रिएक्टेंस का मान कम होना चाहिए। आप लोग क्या पढ़ेंगे, निम्न लो रिएक्टेंस होना चाहिए, और इसको हिंदी में कहते हैं निम्न अनिश्चितता। क्लियर है, लो रिएक्टेंस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आएगा। प्रतिरोध हमेशा तांबे के तार में नहीं, लोहे को जब वायर लेंगे और आप उसमें करंट प्रवाह की बात करते हैं तब अपन इसकी प्रतिरोध की बात करते हैं, परंतु यहाँ पे चुंबकीय मार्ग की बात की है। तो चुंबकीय मार्ग में आर किसके बराबर किसकी तरह दिखता है, रिएक्टेंस, जिसको आप लोग यहाँ पे एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो
विद्युत चुंबकीय जो परिपथ होगा उसमें आर होता है और आर के बराबर चुंबकीय परिपथ में एल होता है। क्लियर है? और एल यहाँ पे बात करता है अनिच्छा, अनिच्छा को इंग्लिश में कहेंगे रिएक्टेंस। तो यहाँ पे लो रिएक्टेंस होना चाहिए चुंबकीय सर्किट में चुंबकीय प्रवाह करने के लिए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 98, लास्ट दो क्वेश्चन हो रहे हैं फिर इसके बाद। एक ट्रांसफार्मर के इस्तेमाल लेमिनेशन की मोटाई खालिस्तान के तौर पर होती है। तो आपका जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो लेमिनेशन की मोटाई होती है वो होती है 0.3 mm से 0.5 mm। ये आप लोगों को रटना है, कोई कंसेप्ट है नहीं इसमें। ट्रांसफार्मर में जो लेमिनेशन की मोटाई होगी वो आपकी 0.3 mm से 0.5 mm। नेक्स्ट है 99 क्वेश्चन नंबर। एक ट्रांसफार्मर में नियमित दक्षता खालिस्तान पर निर्भर करती है। तो आपकी जो ट्रांसफार्मर होगा उसमें जो आपकी जो दक्षता है उसकी इफिशियंसी है ना, दक्षता को क्या कहते हैं, इफिशियंसी। इसको नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से नीटा बनाते हैं आप लोग। क्लियर है? तो जो दक्षता है वो किस पे निर्भर करती है आपकी, वो भंवर धारा पे भी निर्भर करती है आपकी। इसके अलावा वो आपकी लोड के पावर फैक्टर पे भी निर्भर करती है, आवर्ती पे निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। बी और सी दोनों इसके आंसर सही हैं। तो आप लोग लिख लें, ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी किस पे निर्भर करेगी, भंवर धारा। ठीक है? और दूसरा आप भंवर धारा को यहाँ पे एडी करंट लॉसेस कहेंगे, लोड का पावर फैक्टर। ठीक है? दोनों के ऊपर निर्भर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 100 नंबर क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर में सौर स्तर परीक्षण को खालिस्तान कहा जाता है। जो आप ट्रांसफार्मर में सौर स्तर परीक्षण करते हैं इसको कहते हैं नमूना परीक्षण। क्लियर है? नमूना परीक्षण। इसके बाद में आपके 100 के बाद में आपके 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के हैं फ्रेंड्स, ये अपन बाद में करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास में एक व्हाट्सएप का और एक फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप लोग दोनों ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वहां पे आपको टेक्निकल हेल्पर संबंधित मटेरियल प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, या आपके जो भी कोई क्वेश्चन है वो भी आप वहां पे हमें बता सकते हैं। क्वेश्चन आपके कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं। किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप लोग क्वेश्चन नंबर लिख दें, अगले वीडियो में उस क्वेश्चन को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। आई होप आपको ये सीरीज हमारी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो आप लोग जरूर अप्रिशिएट करें, आपके जो सुझाव हैं वो जरूर बताएं हम लोगों को। थैंक यू।